Yes, so let's start the class. But before we start, any doubt in the previous lecture? किसी को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट है? प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, उसको एक बार रिवाइज कर लें। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि देयर इज समथिंग नोन एज एम्पेरिकल रियलिटीज, एक ऐसी रियलिटीज जो कि क्या है, जो कि संसार में प्रेजेंट है, जिसके अंदर कुछ फैक्ट्स है, एविडेंस है, जो हमको आसपास चीजें दिखती है, जो हमारे सेंस ऑर्गन परसीव कर सकते हैं, प्लस साइंस के पास जिस चीज का एविडेंस है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एम्पेरिकल रियलिटीज। फिर हमने ये एक्सप्लेन करा था कि देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मेटाफिजिकल रियलिटीज। मेटाफिजिकल रियलिटीज इज दैट इज बियॉन्ड द साइंस, दैट इज बियॉन्ड द फिजिक्स। और मेटाफिजिकल रियलिटीज के अंदर बच्चों हमने समझा था कि जैसे गॉड हो गया, जैसे वर्ल्ड किसने बनाया, ये सब चीजें हो गया। सोल अमर है, आत्मा के बारे में बात हो गई, आत्मा अमर है कि नहीं, किसी ने देखा नहीं आत्मा को, पर उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यही तो फिलॉसफी है, यही तो काम फिलोसफर्स का है, स्पेशली इंडियन फिलोसफर्स का। फिर हमने कहा कि एक टर्म होती है एपिस्टेमोलॉजी और एक होती है मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी में मतलब फिलोसफर अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज बनाएगा कि नॉलेज का सोर्स क्या है, वो ये बताएगा कि परसेप्शन के थ्रू नॉलेज आ रही है, कि इन्फ्रेंस के थ्रू आ रही है, कि कंपैरिजन की टेस्टिमनी के थ्रू, ये वो आपको बताएगा। और उस नॉलेज के बेसिस पे वो क्या करेगा, मेटाफिजिकल रियलिटीज को एक्सप्लेन करेगा। तो एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी जिसके अंदर फिलोसोफर क्या करता है, फिलोसोफर अपना एक तरह से थ्योरी ऑफ नॉलेज बनाता है, ये एस्टेब्लिश हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज, और उस थ्योरी ऑफ नॉलेज से वो क्लेम करता है अबाउट द मेटाफिजिकल रियलिटीज। जैसे कि चारवाक हमने कल समझा था कि चारवाक ने अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर बोला कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, और चारवाक ने रिफ्यूट करा इन्फ्रेंस को, कंपैरिजन को, टेस्टिमनी को, राइट। और इसके थ्रू फिर चारवाक ने कहा कि देखो, क्योंकि परसेप्शन ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, तो जो मैं परसेप्शन से देख पा रहा हूं वही होगा। हमने समझा था कि परसेप्शन क्या होता है, तो वही इस संसार के अंदर रियलिटी होगी, बाकी की सब कोई रियलिटी नहीं होगी, ऐसा चारवाक ने बोला। परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ही रिफ्यूटेड अदर सोर्स ऑफ नॉलेज लाइक इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। और फिर वो क्या करेगा, वो एक तरह से इसको एक बेस बनाएगा, है ना, एपिस्टेमोलॉजी को एक बेस बनाएगा टू एक्सप्लेन द मेटाफिजिकल रियलिटीज। गॉड के पास गया, गॉड नहीं था, गॉड दिख नहीं सकता था, तो गॉड को नहीं मानेगा वो। वर्ल्ड किसने बनाया, वर्ल्ड गॉड ने तो नहीं बनाया, क्योंकि गॉड तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि गॉड तो दिखता नहीं है। तो कोई जो चीज दिख रही है उसने वर्ल्ड बनाया। क्या दिख रही है, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, इसने वर्ल्ड बनाया, जो आज अपन पढ़ेंगे जिसको। आत्मा होती है क्या, आत्मा के पास गया, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को लेकर, आत्मा दिखी क्या, सेंस ऑर्गन से नहीं दिखी, क्या दिखी, बॉडी, तो बॉडी ही आत्मा है। इस तरह से क्या करा, चारवाक ने अपनी मेटाफिजिक्स बनाया। बस हमको ये एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स यही हमको समझना है। अच्छा, चारवाक ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि चारवाक के अंदर अगर आप देखोगे सिलेबस जब मैंने आपको दिया था, उसके अंदर थीम जो लिख रखी है चारवाक की, वो थीम लिख रखी है मेटेरियलिज्म। मतलब चारवाक इस संसार के अंदर जो भी मटेरियल थिंग है उसके ऊपर फोकस करना चाहता है, उसको ही रियलिटी मान रहा है। फालतू की बकवास, जैसे चारवाक के लिए भी फालतू की बकवास है, जैसे भगवान है कि नहीं है, आत्मा अमर है कि नहीं है। चारवाक ये चीज संसार में से भी हटाना चाहता है। चारवाक सिर्फ कहता है कि मैटर हमको है ना, मैटर, क्योंकि मैटर देख सकते हैं, मैटर कैन बी परसीव, तो मेटेरियलिज्म के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। और इस मैटर को प्रूव करने के लिए कि मैटर ही ओनली रियलिटी है, वो कह देता है कि जो दिखता है वही होता है, जो नहीं दिखता वो इस संसार के अंदर होता ही नहीं है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम ये भी समझेंगे कि चारवाक मटेरियलिज्म लाना क्यों चाहता था। जैसे एक हमारे यहाँ पे मनोज नाम से स्टूडेंट है ना, तो मनोज ने कंक्लूजन में वो चीज लिखी है कि चारवाक का सिग्निफिकेंस लिखा है कंक्लूजन में, और वो बहुत ही अच्छा एक कंक्लूजन इसके अंदर लिखा गया है। राइट, तो चारवाक चाहता क्या था ये भी अपन इसके अंदर समझेंगे। राइट, खैर ये सब चीजें बाद की बात है, जब हम समझेंगे हम धीरे धीरे आपको वो चीजें समझाएंगे। इसकी थीम जो होगी, मटेरियलिज्म की थीम जो है, वो हम धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे, व्हाट इज मटेरियलिज्म, और चारवाक किस तरह से अपनी थ्योरी बना रहा है, और अल्टीमेटली इट लीड्स टुवर्ड्स द मटेरियलिज्म।
आज की क्लास में और कल की क्लास के अंदर 4 वाक खत्म हो जाएंगे, राइट। तो आप 4 वाक के ऊपर फिर हम ओल्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। 4 वाक टॉपिक को फिर अपन को स्ट्रेंथ, इतने छोटे छोटे से टॉपिक होंगे इसके अंदर। 3 दिन में 4 वाक खत्म हो गया, 3 दिन के अंदर जैनिज्म खत्म हो गया, राइट। और फिर 3 ही दिन में बुद्धिज्म खत्म हो जाता है, पर लेटर बुद्धा मिला के फिर उसमें 1-2 क्लासेस और लगती है। तो आपकी 3-4 टॉपिक इंडियन फिलोसफी जिसमें 10 टॉपिक है, उनमें से 3-4 टॉपिक तो आपके 10 या 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? प्लस उनके क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस बुकलेट, ये अपनी कंप्लीट हो जाएगी 15 दिन के अंदर। ठीक है। तो हमने कहा 4 वाक का। अब देखो, आ जाओ क्लास के अंदर, आ जाओ वापस से कि क्या अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एपिस्टेमोलॉजी में 4 वाक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। और जैसे ये ओनली लगाया ना, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ही रिफ्यूटेड अदर सोर्स ऑफ नॉलेज लाइक इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टमनी। तो हमने ये देखा था कि परसेप्शन क्या होता है, ये हमने देखा था कि व्हेन हमारे सेंस ऑर्गन, जब हमारे सेंस ऑर्गन ईयर, नोज, टंग। अब सेंस ऑर्गन में आपको लिखना नहीं है, कुछ बच्चों ने इसके अंदर लिखने लग गए थे सेंस ऑर्गन, जैसे सर ईयर, नोज, टंग होता है। ये चीज नहीं लिखनी, बस आपने लिखना है परसेप्शन के अंदर व्हेन अवर सेंस ऑर्गन गेट इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, देन वट एवर नॉलेज इज डेराइव फ्रॉम दैट। ठीक है। इज, तो उसका जो वट एवर नॉलेज डेराइव फ्रॉम दैट, सोर्स ऑफ दैट नॉलेज इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज परसेप्शन। इस तरह से आप लिखना है कि perception is the source of knowledge in which our sense organs come in contact with the object and the knowledge is derived. अब हमारे सेंस ऑर्गन क्या है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के मतलब कॉपी के अंदर। ईयर है, आईज है, ये सब नहीं लिखना, ये तो सबको पता है सेंस ऑर्गन क्या है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए परसेप्शन समझा, राइट। तो देखो, चारवाक होल्ड दैट द परसेप्शन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिजेक्टेड ऑल अदर प्रमाण्स लाइक इन्फेरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। और परसेप्शन वैलिड सोर्स है और रिफ्यूट करें अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब चारवाक की इपिस्टेमोलॉजी हम यहां तक पढ़कर गए थे, और हमने कहा था कि इसके इन्फ्रेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमनी को पहले हम समझेंगे, और फिर पहले हम समझ के ये बताएंगे कि इसने किस तरह से इनको रिफ्यूट करा। कल के लेक्चर के अंदर हमने ये भी पढ़ लिया था कि चारवाक चारवाक ने इन्फ्रेंस को कैसे रिफ्यूट करा, ये अपन को पढ़ना है। कल के लेक्चर में हम ये पढ़ लिए थे कि इन्फ्रेंस क्या होता है, और उसके अंदर मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। इन्फ्रेंस का मतलब क्या है? अनुमान लगाना। एक चीज को आप क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। इन्फ्रेंस के अंदर ये एग्जांपल दिया था, तो मैंने कहा था कि चारवाक जो है इस फायर को नहीं देख पा रहा है, बिकॉज यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक तरह से पहाड़ आ गया है, राइट। तो चारवाक को दिख रहा है पहाड़, चारवाक कह रहा है जो मेरे को दिख रहा है वही होता है। तो उसको आग नहीं दिख रही, तो वो कहेगा आग इज नॉट देयर, फायर इज नॉट देयर, ही हैज नॉट फायर। पर जब इसको धुआं दिखता है तो भी इसको, क्योंकि इसको जो दिख रहा है वही ये मानेगा, धुएं से आग की तरफ ये नहीं पहुंच पा रहा। ये देख रहे हैं देयर इज स्मोक। बट फिर हमने देखा था चारवाक के फ्रेंड जो कि इन्फ्रेंस सोर्स ऑफ नॉलेज को यूज करता है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है चारवाक पता है आग लग गई। चारवाक कहेगा कैसे लग गई? तो ये ऐसे बोलेगा, चारवाक पता है स्मोक जहां पर दिखती है ना वहां पर आग लगती है। चारवाक बोलेगा ये तेरे को कैसे पता? बोले मेरी मम्मी ने बताया था, है ना, अपन ने ऐसे समझा था। तो इसके पास ये एक प्री नॉलेज है जिससे कि ये धुएं को देखकर आग तक पहुंच पा रहा है, जिसके थ्रू ये फाइनल नॉलेज तक पहुंच पा रहा है कि आग लगी है कि नहीं लगी। अगर इसके पास भी ये नॉलेज नहीं होती ना, तो ये भी यहां तक नहीं पहुंच पाता। और दिस नॉलेज हमने कहा था दिस इज नोन एज व्याप्ति। इसको अपन ने व्याप्ति बोला था बच्चों। और हमने बोला था ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म है जो कि हमको मेजर टर्म की तरफ लेकर जाएगी। ये एक असिस्टेंट है, असिस्टेंस है, असिस्टेंट है। नेता का असिस्टेंट होता है ना, वो है। नेताजी से मिलना है, पहले इनसे मिलना पड़ेगा। फायर है कि नहीं है ये देखना हो तो पहले इसके पास देखना पड़ेगा कि स्मोक है कि नहीं। ये हमको मेजर टर्म की तरफ लेकर जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? मिडिल टर्म से मेजर टर्म की तरफ ये हमको क्या कर रहा है, हमको लेकर जा रहा है। ठीक है, ये मिडिल टर्म है जो कि मेजर टर्म तक हमको लेकर जा रहा है। ये रिलेशन स्मोकी थिंग्स इज फायरी इज नोन एज व्याप्ति। अब हम जब समझे थे कि हमने ये समझा था बच्चों कि देखो कभी भी इस पर्सन को है ना,
इस पर्सन को कभी भी क्या होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, हमने ये समझा था। तो ये स्मोकी थिंग्स आर फायरी थिंग्स, स्मोकी थिंग्स आर फायरी, ठीक है, कि जहां पर स्मोक होता है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज ए फायर, ये जो चीज है दैट शुड बी, ये रिलेशन हर जगह वैलिड होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब ऑल सर्कमस्टांसेस कंडीशन में जहां पर भी स्मोक दिखेगी, पुणे में स्मोक दिखे तो फायर की तरफ आप जा सकते हैं, चंडीगढ़ में दिखे तो भी, जहां पर धुआं दिखे, कहीं पर भी धुआं दिखे, इसके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं। तो ये रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, ये रिलेशन नेसेसरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, ये रिलेशन वन टू वन होना चाहिए, वन टू वन, ये रिलेशन वन टू मैनी नहीं होगा, नहीं तो इसको कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई स्मोक तो दिख गई बट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, फायर भी हो सकती है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ये रिलेशन नेचुरल होना चाहिए, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियलनेस नहीं होनी चाहिए कि कुछ होगा, कोई आर्टिफिशियली मैनमेड कुछ इंटरवेंशन होंगे उसके बाद ही ये चीज बताएगा, तो ये सोचेगा भाई मैनमेड इंटरवेंशन हुए कि नहीं हुए, ऐसा इसके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां इसको स्मोक दिखी चिल्ला के बोल दिया भैया फायर है। तो इसके दिमाग में अगर कोई डाउट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन यूनिवर्सल, नेसेसरी, कंपलसरी, वन टू वन, राइट, स्पेसिफिक, नेचुरल, इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। यहां तक बताएं किसी को डाउट था क्या? तो हम यहां पर इन्फ्रेंस समझे थे, इन्फ्रेंस इज सोर्स ऑफ नॉलेज इन विच आफ्टर नॉलेज इज अटेन थ्रू द प्री नॉलेज। आफ्टर नॉलेज इस केस में क्या था बताओ, सभी बच्चे चैट पे लिखकर बताएंगे, आफ्टर नॉलेज इधर क्या था इस एग्जांपल में? सभी बच्चे लिखेंगे, केतन, अनुज, फरिया, बिल्कुल सही बात है, आफ्टर नॉलेज मतलब ही लेस फायर, ये आफ्टर नॉलेज था, दैट इज ऑब्टेन थ्रू द प्री नॉलेज। प्री नॉलेज क्या था, स्मोकी थिंग्स आर फायरी थिंग्स। तो अब याद देखो, यहीं पर याद करना है हमें, इन्फ्रेंस की डेफिनेशन कैसे बनाओगे, इन्फ्रेंस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज इन विच आफ्टर नॉलेज इज अटेन थ्रू द प्री नॉलेज, ठीक है। एंड इन इन्फ्रेंस देयर इज ए व्याप्ति, व्याप्ति क्या है, व्याप्ति इज ए रिलेशन बिटवीन द मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, एंड दिस रिलेशनशिप शुड बी यूनिवर्सल, कंपल्सरी, नेसेसरी, वन टू वन, नेचुरल, स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है? ये इन्फ्रेंस की डेफिनेशन होगी, इन्फ्रेंस हम समझ गए। अब चारवाक बड़े गुस्से में था, बोले यार इसने तो पूरा खेल पलट दिया मेरा, ये कैसा दोस्त है, ये तो दोस्त दोस्त ना रहा, चारवाक कैसे बोलेगा, ये कह रहा है फायर है, मैं कह रहा हूं फायर नहीं है, और इस दोस्ती के बीच में पता है कौन आया, ये व्याप्ति, ये रिलेशनशिप आया, व्याप्ति, स्मोकी थिंग्स इज फायरी। अगर ये इसके दिमाग में नहीं होता ना तो ये भी मेरी तरह ही बोलता, तो मैं इसको पूरा का पूरा क्रिटिसाइज कर दूंगा। तो चारवाक विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग दिस, चारवाक विल रिफ्यूट इन्फ्रेंस, और इन्फ्रेंस को रिफ्यूट करने के लिए उसको लगता है कि अगर मैं व्याप्ति को रिफ्यूट कर दूं, अगर मैं कह दूं ओ भाई व्याप्ति तो कोई यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, व्याप्ति तो कोई नेचुरल रिलेशन नहीं है, व्याप्ति कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है, ऐसा मैं इसको बोल दूं, अगर ये सारे पॉइंट में काट दूं, तो मेरा दोस्त मेरे को वापस मिल जाएगा। मतलब व्हाट वी आर डीलिंग विद, वी आर डीलिंग विद द रिफ्यूटेशन ऑफ इन्फ्रेंस नाउ, इन्फ्रेंस का रिफ्यूटेशन हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो इसको उठाता है, यूनिवर्सल, नेसेसरी, कंपलसरी, इस चीज को उठाता है। और अब देखना चारवाक कैसे बोलता है, अब आने वाले हैं आपको मजा, ठीक है, कि चारवाक देखो कैसे आर्गुमेंट देता है, ठीक है। अब अच्छे से आपको बिल्कुल एक तरह से 100% डेडिकेशन के साथ चीजें समझनी। चारवाक अपने दोस्त से पूछता है कि भाई एक बात बता, स्मोकी थिंग्स आर फायरी, तू कहता है कि ये रिलेशन जो है यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह ये रिलेशनशिप तेरे को देख सकता है, तू देख सकता है, ये रिलेशन हर जगह ये रिलेशन वैलिड रहता है ना, ऐसा अपन ने इसके अंदर हर जगह ये रिलेशन वैलिड रहता है, मतलब कोई सी भी प्लेस के अंदर, चाहे पुणे में देख, चाहे तू राजस्थान में देख, चाहे तू चंडीगढ़ में देख, हर जगह ये रिलेशन ऐसा रहेगा, जहां स्मोक दिखेगी वहीं फायर हो।
इसने बोला, दोस्त ने बोला हाँ भाई बिल्कुल यही बात है कि ये रिलेशन जो है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिवर्सल। तो पता है ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा भाई अमेरिका में ये रिलेशन होता है क्या? ये बोलेगा होता होगा। बोले तूने देखा है? तो इसका अमेरिका में एक फोन फ्रेंड था इसका, उसने फोन करके पूछ लिया अमेरिका में। बोले हाँ यार, हमारे यहाँ पे जब स्मोक दिखती है ना तो फायर ही फायर होती है, स्मोकी थिंग्स आर फायरी, हमारे यहाँ पर भी होता है। इसने बोला ठीक है चल। मार्स पे ये रिलेशन दिखता है क्या? क्या तू सब जगह जा सकता है क्या? सब जगह देखा हुआ रिलेशन है ये? हो सकता है कि अमेरिका में दिखता हो, तो इंग्लैंड नहीं गया, इंग्लैंड में नहीं दिखता हो। भाई एक चीज तो तेरे को समझनी चाहिए, हाउ यू कैन प्रूव दैट दिस इज ए यूनिवर्सल रिलेशन? क्योंकि तू खुद एक लिमिटेड बीइंग है, तेरी आंख जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही देख सकती है। आंख के पास बहुत कुछ लिया होगे ना तो भी नहीं दिखेगा, दूर लेकर जाओगे तो भी नहीं दिखेगा। तेरे कानों की ये सुनने की शक्ति जो है ना, वो एक पर्टिकुलर डेसिबल की है, उस डेसिबल रेंज में तू सुन सकता है। तू तो खुद एक क्या है, एक लिमिटेड बीइंग है। तो लिमिटेड बीइंग है, तो तू हर जगह, हर सर्कमस्टांसेस पे, हर कंडीशन पे नहीं देख सकता, राइट? क्या तूने सब जगह देखा है जहां पर स्मोक है वहां पर फायर है? नहीं देखा। तो हाउ कैन यू से दैट इट इज ए यूनिवर्सल नेसेसरी एंड कंपल्सरी रिलेशनशिप? तूने तो क्या करा, तूने 10 जगह देखा और तूने जनरलाइज कर दिया उसको। ठीक है? तो चारवाक कैसे बोलता है, वी कैन नॉट परसीव ऑल इंस्टांसेस, हम सारे इंस्टांसेस व्याप्ति के परसीव नहीं कर सकते, हम सब जगह नहीं देख सकते कि जहां स्मोक दिखा वहीं हमको फायर दिख गया। एक जगह तेरे को दिख गया होगा, 10 जगह दिख गया होगा, 11वीं जगह तूने देखा नहीं, तो हो सकता है 11वीं जगह ना हो। तूने तो क्या करा, 10 जगह देखकर जनरलाइज कर दिया। तो ये तो बहुत गलत बात है। यूनिवर्सल के लिए तो तू अगर कहे कि मैंने सब जगह देख के आया, मैं सर्व ज्ञाता हूं, मैं हर जगह पहुंचकर, मार्स से लेकर, मैंने धरती से लेकर सब जगह पहुंचकर ये देख लिया, जहां पर स्मोक होता है वहां पर फायर होता है, मतलब स्मोकी थिंग्स आर फायर, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो बात ठीक है, बट दैट यू कैन नॉट डू। तो तूने तो क्या कर दिया, तूने तो जनरलाइज कर दिया। ये तो इस तरह से हुआ, मान लो तुम कोई शहर में गए, तुम किसी शहर में गए, मुंबई में गए तुम। अब मुंबई से तुम एक जने से मिले, राइट? और उसने आपको चीट कर दिया, ही चीटेड यू, उसने आपको चीट कर दिया। आप दूसरे जने से मिले, उसने भी आपको चीट कर दिया। तीसरे जने से मिले, उसने भी आपको चीट कर दिया। तो आपने एक धारणा बना ली कि मुंबई में सभी चीटर्स होते हैं। ये चीज आपने यूनिवर्सल चीज बना ली कि मुंबई में सभी क्या होते हैं, सभी चीटर्स होते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड ऐसा हो सकता है, आप ये समझो कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या करा, आपने क्या करा, कुछ इंस्टांसेस देखे और कुछ इंस्टांसेस के हिसाब से एक जनरलाइजेशन कर दी, चीज को जनरलाइज कर दिया चीज। तो ये तो गलत हो गया ना। ऐसे ही चारवाक कहता है कि भाई तूने कुछ इंस्टांसेस देखे जहां पे तेरे को स्मोक दिखा और तू फायर तक पहुंच गया। कहीं आप तुमने देखा स्मोक है तो और फायर दिख गई तेरे को, स्मोक जहां दिखी वहां फायर दिखी, पर सब इंस्टांसेस तो तू नहीं देख सकता। वी आर फाइनाइट बीइंग, वी कैन नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट तो हो नहीं सकते हम। तो कुछ इंस्टांसेस को देख के तूने चीजों को जनरलाइज कर दिया। ये एक तरह से तूने फैलेसी क्रिएट कर दी। फिलॉसफी में एक टर्म होता है फैलेसी, फैलेसी मतलब तेरे आर्ग्यूमेंट में दोष है, दोष, तेरा आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है, तेरा आर्ग्यूमेंट में दोष है, एक फैलेसी क्रिएट हो गई। और ये फैलेसी का नाम फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन हो गया साहब। समझ में आ रहा है? तो पहली चीज को तो चार्वाक ने आराम से इसको काट दिया, यूनिवर्सल कंपलसरी नेसेसरी वाला रिलेशन व्याप्ति नहीं हो सकता, बिकॉज उसके लिए हमको सब जगह देखना पड़ेगा और सब जगह हम देख नहीं सकते। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट यूनिवर्सल कंपलसरी एंड नेसेसरी। दिस रिलेशन, इसके अंदर क्या होगा, देयर इज ए फैलेसी दैट इज नोन एज फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन।
जनरलाइजेशन मतलब कुछ इंस्टांसेस में आपने देखा और आप मान कर चले गए कि हर जगह क्या होता है, जहां पे स्मोक होता है वहीं फायर होता है। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। एनीबॉडी इज एनी डाउट प्लीज आस्क। तो इसको कैसे लिखेंगे आप देखो, चार्वाका होल्ड दैट perception is only valid source of knowledge, rejected other pramans like inference, comparison, testing. And in refuting inference, he stated that he claimed that vyapti is not the universal relation. ठीक है, व्याप्ति यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, क्योंकि चारवाक इन रिफ्यूटिंग इन्फरेंस आर्ग्यूड दैट क्लेम दैट व्याप्ति कैन नॉट बी एस्टेब्लिश एज यूनिवर्सल because as finite being we cannot perceive all instances of its occurrence across all space and time. सब स्पेस एंड टाइम पर हम उसकी अकरेंस को प्रूफ नहीं कर सकते। हम एक स्पेस एंड टाइम में जा सकते हैं, हम दूसरी स्पेस एंड टाइम में जा सकते हैं, पर सभी स्पेस एंड टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि स्मोक जहां था वहां फायर था। Therefore, claiming universality of Vyapti involves a fallacy of generalization. I hope this is clear. तो देखो, fallacy of generalization क्या होता है, दो तीन इंस्टांसेस देखी तुमने उस चीज को जनरलाइज कर दिया, तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज fallacy of generalization. उसको जनरलाइज करना है, उसको मतलब सत्य मान लिया तुमने, यूनिवर्सल मान लिया। तुमने एक जगह देखा, दो जगह देखा, तीसरी जगह देखा, उसको यूनिवर्सल मान लिया, तो इसका मतलब आपने गलती कर दी, आपने एक फैलेसी कर दी, दैट इज नोन एज फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, तो फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन ये कई जगह हमको यूज करना पड़ेगा, किसके अंदर, फिलोसफी के अंदर। तो इसको यूज करते हुए उसने कहा व्याप्ति इज नॉट ए यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। व्हेन वन ऑब्जर्व्स certain evidence or instances in a specific space and time and then wrongly generalizes it as universally true for all space and time, it leads to the fallacy of generalization. ये डेफिनेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं दे रहा हूं, ये आपको आंसर में नहीं लिखना है। आंसर में तो आपको लिखना है कि व्याप्ति इज नॉट यूनिवर्सल रिलेशन। इन रिफ्यूटिंग इन्फरेंस, चार्वाका आर्ग्यूड दैट व्याप्ति इज नॉट द यूनिवर्सल रिलेशन because as a finite being we cannot perceive all instances of व्याप्ति in all space and time. कितना सिंपल है। therefore claiming that universality of व्याप्ति, that will leads towards the fallacy of generalization. ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से उसने पहला जो था यूनिवर्सल नेसेसरी कंपलसरी, उस चीज को क्या करा, उस चीज को रिफ्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर देखो, टू प्रूव व्याप्ति वी वुड नीड टू सी ऑल केसेस ऑफ स्मोक एंड फायर। हमको सारे केसेस देख ले हम, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई व्याप्ति इज यूनिवर्सल। बट हमने तो चार चीजें देखी और उसको यूनिवर्सल बोल दिया, चार केसेस देखे और उसको यूनिवर्सल बोल दिया। But since it is impossible to perceive every such case, Vyapti cannot be proved for sure. However, this is not possible as we cannot perceive even all the cases of smoke and fire को हम नहीं देख सकते। अच्छा, ये एग्जाम्पल है ना स्मोक और फायर का, दैट इज वेरी ऑथेंटिक एग्जाम्पल। पर मैंने कल भी आपको बताया था अनुज, देखो इधर, कल भी मैंने बताया था ये वाला डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये डायग्राम नहीं बनाते फिलोसफी के अंदर। फिलोसफी के अंदर इस तरह का डायग्राम नहीं बनाना कि आपको पहाड़ बना दिए, यहाँ चारवाक बना दिए, यहाँ इस तरह से चारवाक को नहीं दिख रहा, इस तरह से नहीं, ज्योग्राफी का नहीं है ये आर्ट का सब्जेक्ट है ना, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी ऑब्वियसली। इसके अंदर आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, दैट इज टू करेक्ट, पर इसके अंदर आप फ्लो चार्ट नहीं बना सकते, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स। अगेन मैं पूरे कमेंट करके दूंगा आपको, ठीक है। अभी एक्चुअली मेरा ये पीडीएफ राइटर जो था वो काम नहीं कर रहा था, राइट, तो फिर मैंने प्रिंट निकलवाए, तो प्रिंट के थ्रू आपको कमेंट दूंगा, मैंने सबके आंसर पढ़ लिए तो इस तरह से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अंजलि, फिर वो व्याप्ति कल क्लास के अंदर पढ़ा दिया था आपने, कल की क्लास देखी नहीं है, ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा तो बच्चों का टाइम वेस्ट होगा जबरदस्ती, आई डू नॉट वांट दैट, है ना, कि आप एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पहले वो चीज देख लें फिर यहाँ पर आए क्लास में, क्योंकि व्याप्ति नहीं पता तो फिर क्लास में बैठने से मतलब नहीं है। आप वो चीज देख लें, फिर इसका भी रिकॉर्डेड देख लेना,
ठीक है, फिर थर्ड क्लास से अप्लाई हो जाना, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैज एनी डाउट? किसी और बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। फैलेसी का मतलब क्या होता है? हाँ ये अच्छा, कि फैलेसी का मतलब क्या होता है? सर पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं। फैलेसी मतलब तुमने कोई लॉजिक दिया और उस लॉजिक के अंदर कोई एक तरह से क्या है, दोष है, वो लॉजिक ठीक नहीं है, दैट इज नोन एज फैलेसी। जैसे तुमने लॉजिक दिया कि व्याप्ति इज यूनिवर्सल, पर उस लॉजिक के अंदर वो लॉजिक ठीक नहीं है, उस लॉजिक को आप काट सक रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उस लॉजिक में कोई दोष है, दैट इज नोन एज फैलेसी। क्या दोष है? फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, ये एक दोष होता है कि आपने दो इंस्टांसेस को देखे और उसको जनरलाइज कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। तो बहुत सारी फैलेसी पढ़ेंगे हम, फैलेसी ऑफ सर्किल, फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो वो सब चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन आप इसके अंदर से कि इसके अंदर तो तुम्हारे जो आर्ग्यूमेंट है कि व्याप्ति इज यूनिवर्सल रिलेशन, इसमें तो क्या है, इसमें तो दोष है, दैट इज हैविंग सम फैलेसी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर चार्वाक ने इस तरह से इसके अंदर बोला। अब देखो, पहला जो था यूनिवर्सल कंपलसरी नेसेसरी, ये तो चला गया। अब दूसरा होता है व्याप्ति इज ए नेचुरल रिलेशन। नेचुरल रिलेशन क्या होता है? नेचुरल रिलेशन, किसी भी दो चीज के बीच में नेचुरल रिलेशन क्या होगा, पहले तो अपन ये समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि इस नेचुरल रिलेशन वाले के अंदर क्या फैलेसी बताई चारवाक ने, कि ये भी नहीं है, व्याप्ति नेचुरल रिलेशन भी नहीं है। देखो, आप यहां पर देखोगे, आपने मान लो कोई सीड लगाया, राइट? तो सीड से, जैसे आम के पेड़ का सीड लगाया, तो यहां पर आम का पेड़ आपको मिल गया, आम मिल गया आपको। ठीक है, तो सीड जो है ना बच्चों, दैट इज कॉज, ये एक नेचुरल चीज है ना, इसके कारण आम आपको मिल गया। ठीक है, जब आपने सीड लगाया था तब आम नहीं था, आपने ये इन्फर करा कि हम सीड लगा रहे हैं तो हमें आम मिल जाएगा, यही तो इन्फर करा ना आपने। सीड लगा रहे हैं, हम इसको अच्छे से खाद वाद भी दे रहे हैं, तो हमको आम मिल जाएगा। इसमें जब आप सीड लगा रहे थे, जब आम नहीं था आपके पास, आर यू गेटिंग दिस वन? तो आप जब भी नेचुरल रिलेशन की बात करो, तो नेचुरल रिलेशन इज डिपेंड ऑन द इन्फरेंस, आप अनुमान लगा रहे हैं। आपको ये पता है कि इस गुठली को जब डालते हैं ना, तो इससे आम मिलता है, ये आपके पास व्याप्ति है, तो इससे आप इन्फर कर रहे हैं कि हम सीड को डालेंगे तो आम मिल जाएगा। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज उग रहा है, ये एक नेचुरल थिंग है। फिर ये ईस्ट से फिर वेस्ट में जाके ढल जाता है, ये नेचुरल थिंग है। अब ये वापस ईस्ट में उगेगा और फिर वेस्ट में ढल जाएगा, ये भी एक नेचुरल। तो ये हमको इन्फर करना पड़ेगा ना, कल सूरज ईस्ट में उगेगा, अभी वेस्ट में ढल रहा है सूरज, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि कल सूरज जो होगा वो ईस्ट में उगेगा। तो कोई भी नेचुरल रिलेशन उठाकर देख लो, कोई भी नेचुरल रिलेशन जो नेचर का रिलेशन है, ठीक है, जैसे सीड और आम के पेड़ के बीच में, ये जो नेचुरल रिलेशन है, राइट, जैसे सन राइजेज इन द व्हाट, इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये एक रिलेशन है। कोई भी नेचुरल रिलेशन उठाकर देख लो, उसमें आपको इन्फरेंस ही करना पड़ेगा ना, अनुमान ही लगाना पड़ेगा। बताओ, इसमें किसी को डाउट है? प्लीज रेज योर हैंड। बस आपको अगर डाउट आ रहा है और आप पूछ नहीं पा रहे कि हमारा डाउट क्या है, बस आप अपना हाथ खड़ा कर दें। ठीक है, रेज हैंड का इसके अंदर रहता है राइट ऑप्शन, तो आई विल लेट यू नो, है ना, दूसरे तरीके से मैं बता दूं आपको। ये भी नहीं सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, ये भी बोलने की जरूरत है। ठीक है, तो हर नेचुरल रिलेशन किसके ऊपर डिपेंड हो गया? इन्फ्रेंस के ऊपर डिपेंड हो गया, इन्फ्रेंस के ऊपर डिपेंड हो गया। कोई भी संसार के अंदर नेचुरल रिलेशन होगा ना, जैसे सीड और पेड़ के अंदर रिलेशनशिप, तो दैट इज नेचुरल रिलेशन, बट
आप जब सीड लगा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं आम का पेड़ साइड में बोल रहा है कि देख भाई ये रहा मैं सीड लगाते हो, नहीं, आप इन्फर कर रहे हैं भाई मैंने आज सीड लगा दिया, है ना। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इसका प्लांट बनेगा, उसके कुछ सालों बाद इसका क्या होगा, पेड़ बनेगा, और उसके कुछ सालों बाद इस पे आम आएंगे। ये आप इन्फर कर रहे हैं। तो हर नेचुरल रिलेशन में आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना पड़े। चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। ह्यूमन में भी इन्फ्लुएंस है, हाँ, कह सकते हैं। हर चीज में आपको क्या है, आप इन्फ्लुएंस को देख सकते हैं नेचुरल रिलेशन में भी। ठीक है, अगर मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के अंदर भी इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो। जब कोई प्लानिंग करते हैं ना, फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो फैमिली प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर 9 मंथ का पीरियड लगता है बच्चे होने में भी, राइट। तो प्लानिंग करते वक्त वो थोड़ा ना समझ जाते हैं, बच्चा साइड में थोड़ा ना आ जाता है प्लानिंग करते वक्त, उसको 9 मंथ लगता है, तो वो भी इन्फर करते हैं कि आज हम प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है क्या हो कि भाई 1 साल बाद, 1.5 साल के अंदर बच्चा कंसीव हो जाए, राइट। इस तरह से अपन प्लान, तो उसमें भी अपन को इन्फ्लुएंस करना है। बच्चा यहाँ पर सीड और प्लांट ट्री का मतलब समझ में आ रहा है, वैसे अपन ह्यूमन बीइंग में भी देख सकते हैं, है ना अनुज। आई होप दिस इज क्लियर, सबको क्लियर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन्फ्रेंस को अगर अपन को एक्सप्लेन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इन्फ्रेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, सबसे इन्फ्रेंस का कोर क्या है, इन्फ्रेंस का नर्व क्या है, इसकी नस क्या है इन्फ्रेंस की, बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो, सब बच्चे लिखो। अनुज ने लिख दिया, व्याप्ति ने लिख, सॉरी अंजलि ने लिख दिया, केतन ने लिख दिया, ठीक है, व्याप्ति, राइट। मनोज, इज दिस क्लियर, क्या है प्री नॉलेज, ठीक है, मनोज ने भी लिख दिया। अच्छा, हम कह रहे हैं कि व्याप्ति एक नेचुरल रिलेशन, अब देखना है क्या है व्याप्ति, एक नेचुरल रिलेशन, ठीक है। नेचुरल रिलेशन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, इन्फ्रेंस के ऊपर बेस्ड होता है। और इन्फ्रेंस किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, इन्फ्रेंस किसके ऊपर बेस्ड है, व्याप्ति के ऊपर। व्याप्ति नेचुरल रिलेशन है, नेचुरल रिलेशन इन्फ्रेंस पे बेस्ड होता है, और इन्फ्रेंस व्याप्ति के ऊपर होता है। अच्छा, मैं ऐसे पूछूं केतन से कि केतन मुझे ये बताओ तुम कि अनुज कैसा लड़का है। केतन बोले सर ये तो आप अनुज से ही पूछ लो। अनुज से मैंने पूछा अनुज तुम कैसे लड़के हो, अनुज ने बोला सर ये तो आप केतन से ही पूछ लो। मैंने केतन से पूछा अनुज कैसा लड़का है, केतन बोला सर ये तो आप अनुज से पूछ लो, एंड सो ऑन। तो क्या मुझे पता चलेगा कि अनुज कैसा लड़का है, बताओ। नहीं पता चल पाएगा। लॉजिक समझो, लॉजिक, अच्छा, फिलॉसफी आपके दिमाग के अंदर लॉजिक्स क्रिएट करेगा, और ये लॉजिक्स जो होगा आपके सब सब्जेक्ट में काम आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब आपका ब्रेन डेवलप करने लग गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट। हमें कभी भी अनुज के बारे में नहीं पता चलेगा अनुज कैसा लड़का था। मैंने बोला कि आप इसके बारे में बताओ, इसने बोला सर इससे पूछ लो, मैंने उससे पूछ लिया सर इससे पूछ लो, और ऐसे मैं घूमता रहूंगा। तो ये एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से दोष हो गया ना, और इसको हम बोलेंगे फैलेसी ऑफ सर्किल, फैलेसी ऑफ सर्किल। जब हमने कहा कि व्याप्ति एक नेचुरल रिलेशन है, फिर हमको ये समझ में आया नेचुरल रिलेशन तो इन्फ्रेंस पे डिपेंड करता है, और इन्फ्रेंस किस पे डिपेंड करता है, व्याप्ति पे। व्याप्ति फिर एक नेचुरल रिलेशन है, वो इन्फ्रेंस पे डिपेंड कर रहा है। इन्फ्रेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, व्याप्ति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम किसी कंक्लूजन से पहुंच पाएंगे क्या, व्याप्ति एक नेचुरल रिलेशन है, इसमें तो एक दोष हो गया, फैलेसी ऑफ सर्किल। देखो स्टेप वाइज चल रहे हैं अपन पूरा, पहले मैं आपको नेचुरल रिलेशन बताया क्या होता है, फिर नेचुरल रिलेशन इन्फ्रेंस पे बेस्ड होता है ये अपन ने बताया, फिर हमने देखा इन्फ्रेंस तो भाई व्याप्ति पे बेस्ड है, व्याप्ति एक नेचुरल रिलेशन है। व्याप्ति से पूछा व्याप्ति को कैसे एक्सप्लेन करोगे, इन्फ्रेंस के थ्रू। इन्फ्रेंस से पूछा भाई इन्फ्रेंस को कैसे एक्सप्लेन, व्याप्ति के थ्रू। व्याप्ति से पूछा तेरे को कैसे, इन्फ्रेंस के थ्रू। ना व्याप्ति समझ में आएगी ना इन्फ्रेंस समझ में आएगा। लगा दिया ना चार वाक ने दिमाग।
तो हम पहला पॉइंट इसके अंदर समझे थे कि व्याप्ति जो है उसको काटने की बात चल रही है, और चारवाक कैसे बोल रहा है व्याप्ति इज नॉट यूनिवर्सल रिलेशन। व्याप्ति एक यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट परसीव ऑल इंस्टांसेस ऑफ व्याप्ति इन ऑल स्पेस एंड टाइम। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, बिकॉज हमने एक दो इंस्टांसेस देखे और हम इसको क्या करने लगे, जनरलाइज कर दिया। दैट इज नोन एज फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। दूसरा, व्याप्ति जो है वो नेचुरल रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल रिलेशन जो होते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इन्फरेंस, और इन्फरेंस इटसेल्फ डिपेंड अपॉन द व्याप्ति। तो देयर इज ए फैलेसी ऑफ सर्किल, देयर इज ए फैलेसी नोन एज फैलेसी ऑफ सर्किल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? एनीबडी इज एनी डाउट? तो यहां पर देखो, फैलेसी ऑफ सर्किल का मतलब, अब हम समझाएंगे आपको फैलेसी ऑफ सर्किल का मतलब क्या होता है। फैलेसी ऑफ सर्किल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई प्रीमाइसेस है। प्रीमाइस मतलब कोई आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन है कुछ। प्रीमाइसेस से पूछा कि भाई प्रीमाइसेस क्या चीज है, तो उससे आप क्या करेंगे, कह रहे हैं प्रीमाइसेस इज प्रेजेंट इन द कंक्लूजन। कंक्लूजन से पूछा कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन कह रहा है कंक्लूजन इज प्रेजेंट इन द प्रीमाइसेस। When premises is present in the conclusion and conclusion is present in the premises and validity of, अब ना premises के बारे में हमको कुछ पता है ना conclusion के बारे में हमको कुछ पता है, तो वैलिडिटी हमको ना प्रीमाइसेस की पता है ना कंक्लूजन की पता है, तो दैट इज नोन एज फैलेसी ऑफ सर्किल। कभी आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज फैलेसी ऑफ सर्किल, तो आपको ये बताना है व्हेन प्रीमाइसेस इज प्रेजेंट इन द कंक्लूजन एंड कंक्लूजन इज प्रेजेंट इन द प्रीमाइसेस and validity of both is not defined, then it is known as fallacy of circle. ठीक है। व्याप्ति से पूछा भाई व्याप्ति तू अपने आप को एक्सप्लेन कर, तो व्याप्ति ने बोला मैं तो नेचुरल रिलेशन हूं, मेरे को तो इन्फ्रेंस के थ्रू करना पड़ेगा। इन्फ्रेंस से पूछा भाई इन्फ्रेंस तू अपने आप को एक्सप्लेन कर दे, बोले मैं तो व्याप्ति के ऊपर पूरा का पूरा हूं। तो व्याप्ति इज ए नेचुरल रिलेशन एंड नेचुरल रिलेशंस, ऑल नेचुरल रिलेशंस के अंदर इज डिपेंडेंट अपॉन द इन्फ्रेंस, बट इन्फ्रेंस इज इटसेल्फ डिपेंडेंट ऑन द व्याप्ति। ठीक है। तो ए से पूछा भाई बी के बारे में बता, बी ने बोला सर ए, इसने ए ने बोला सर बी से ही पूछ लो। बी से पूछा तो उसने बोला ए से ही पूछ लो। बी के पास जाते हैं तो ए के पास भेज देता है, ए के पास जाते हैं बी के पास भेज देता है। समझ में आ रहा है? आपने कभी कोडिंग करी होगी, तब आपने एक प्रोग्राम चलाएगा ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए, अगर ऐसा है तो प्रिंट स्टार, और फिर आप देखते हैं पूरी स्क्रीन में स्टार 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 अनएंडिंग स्टार प्रिंट होने लग जाते, रुक ही नहीं रहे, क्योंकि वो ए से बी के पास जाता है, ठीक है, और बी से फिर वो वापस ए के पास जाता है, फिर ए से फिर वापस बी के पास जाएगा, और वो प्रिंट करता रहेगा हर वक्त। जब ये जाएगा तो एक स्टार प्रिंट कर देगा। तब ये तो एक तरह से चक्रक दोष हो गया, फैलेसी ऑफ सर्किल। अब बताएं, एनीबडी हैज एनी डाउट, प्लीज प्लीज लेट मी नो। चार वाक नहीं करेगा, चार वाक को जब दिखेगा ना, हाँ चार वाक की ये दिक्कत है, बिल्कुल सही पकड़ो मनोज। चार वाक की दिक्कत है, चार वाक जब सूरज, चार वाक कहेगा देख सूरज उग गया, चार वाक से कोई कहेगा, उसकी वाइफ बोलेगी देख चार वाक सूरज उग गया ईस्ट से, चार वाक कहेगा हाँ उग गया ईस्ट से। अब बोलेगी चार वाक की वाइफ अब देखना ये वेस्ट में ढल जाएगा सूरज, चार वाक कहेगा पागल है क्या, ढल जाएगा जब मैं मानूंगा। यही तो है। और ढल गया ना, फिर अब चारवाक को टेंशन होगी, अरे यार कल सूरज आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है कि कल सूरज ना आए। चारवाक जब तक देख नहीं लेगा ना, तब तक उसको चैन नहीं आएगा। हर दिन चारवाक सोचता है कहीं सूरज, ऐसा भी हो सकता है किसी दिन सूरज ना आए। चारवाक की समस्या अलग है, अलग लेवल है। स्केप्टिकल बताएंगे अभी, स्केप्टिज्म संशयवाद क्या होता है वो अलग डायमेंशन है। ठीक है। तो चारवाक हर डायमेंशन में ये सोच, चारवाक तो बिल्कुल क्लियर इस तरह से अपने थॉट में कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये मानकर चल रहा है चारवाक।
जो दिखेगा ना वही मैं मानूंगा। सूरज दिख गया ईस्ट से उगता हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। fallacy ऑफ सर्किल की डेफिनेशन बता दूं सर, ये लो। fallacy ऑफ सर्किल मींस दैट व्हेन प्रीमाइस इज प्रेजेंट इन द कंक्लूजन एंड कंक्लूजन इज प्रेजेंट इन द प्रीमाइस। प्रीमाइस से पूछा कि व्हाट इज प्रीमाइस, तो बोला कंक्लूजन में पढ़ लो। आपसे ऐसे बोला इंट्रोडक्शन कहाँ है, तो इंट्रोडक्शन में लिख रखा है कि सी इन द कंक्लूजन। आप कंक्लूजन पे चले गए। कंक्लूजन से पूछा कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है, कंक्लूजन में लिख रखा है सी इंट्रोडक्शन। premises is present in the conclusion and conclusion is present in premises, और validity of both is not defined, किसी की भी validity define नहीं है, then it is known as fallacy of circle। इसको हम पेटिटो प्रिंसिपी भी बोलते हैं। पेटिटो प्रिंसिपी एंड fallacy of circle is one and the same thing। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? all natural relations are established through inference। व्याप्ति इज आल्सो ए नेचुरल रिलेशन, तो व्याप्ति विल आल्सो बी एस्टेब्लिश थ्रू इन्फ्रेंस। ठीक है, however inference itself depend upon the vyapti, therefore inference, using inference to prove vyapti result in what, in result in fallacy of circle। inference से अगर आप व्याप्ति को एक्सप्लेन करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्याप्ति इन्फ्रेंस के ऊपर डिपेंड कर रही। इज दिस ओके विद एवरीवन? पहला फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, दूसरा फैलेसी ऑफ सर्किल। तो देखो इस तरह से all natural relations are established through inference। if vyapti is also considered a natural relation, then it too must be established through inference। however inference itself depend on the prior existence of the vyapti, therefore using inference to prove vyapti result in the fallacy of circular reasoning, that is fallacy of circle। ठीक है, तो पहला चीज फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन अपन ने पढ़ा, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, फैलेसी ऑफ सर्किल पढ़ा। टू द पॉइंट है, फिलोसफी सब्जेक्ट टू द पॉइंट है, लाइक मैथमेटिक्स। आपसे पूछा जाए हाउ चार्वाका रिफ्यूट इन्फ्रेंस, आपको ये बोलना है फैलेसी ऑफ सर्किल, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, उसको एक्सप्लेन कर देना है किस तरह से फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन और फैलेसी ऑफ सर्किल के अंदर व्याप्ति को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा पॉइंट, अब चलो यूनिवर्सल कंपलसरी नेसेसरी कट गया, नेचुरल भी कट गया। नेचुरल में क्या यूज करा कि नेचुरल रिलेशन इन्फ्रेंस पे बेस्ड होता है, इन्फ्रेंस जो है व्याप्ति पे बेस्ड है, व्याप्ति अगेन इन्फ्रेंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम देख सकते हैं फैलेसी ऑफ सर्किल। अब एक है व्याप्ति एक स्पेसिफिक रिलेशन है, ऐसे बोलते हैं ना, व्याप्ति इज स्पेसिफिक रिलेशन। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर एक रिलेशन है, राइट। अब इसको देखो, ये भी बड़े मजेदार तरीके से बताएगा। मान लीजिए कोई मदर है और एक सन है, मदर एंड सन। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, माँ और बेटे का रिलेशन, माँ और बेटे का रिलेशन है ना, रिलेशन है, माँ बेटे का रिलेशन। अच्छा, चारवाक यहां पर आया। अब चारवाक के आर्ग्यूमेंट देखो, चारवाक कहता है या तो मेरे को यहां पर मदर दिख रही है या सन दिख रहा है, माँ दिख रही है या बेटा दिख रहा है, मुझे कहीं रिलेशन तो नहीं दिख रहा कि माता और बेटे का रिलेशन। चारवाक से बोलेंगे अगर मूर्ख, माता और बेटे का रिलेशन पे भी डाउट कर रहा है, पर कर रहा है। बोल रहा है मेरे को तो जो दिखता है ना वो होता है, रिलेशन चीज मेरे को दिख ही नहीं रही कि भाई देखो ये रिलेशन है, तो मैं इसको कैसे मान लूं। ठीक है, वी कैन perceive either mother or son, we cannot perceive the relation between the mother and son। तो रिलेशन जब है ही नहीं तो स्पेसिफिक कहां से होगा, पर्टिकुलर कहां से होगा। रिलेशन को मानूंगा तो चारवाक तो कहता है मैं तो यार मेरे तो दिमाग में ये घुसा हुआ है, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ जो देखूंगा वो मानूंगा। मेरे को या तो मदर दिख रहा है या सन दिख रहा है, हमको रिलेशन तो दिख ही नहीं रहा। सॉरी, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। रिलेशन चीज है ही नहीं, ये एंटिटी नहीं है, इसको कैसे मान लूं। भाई स्मोक और फायर के बीच में रिलेशनशिप है, स्मोक और फायर के बीच में, कि स्मोकी थिंग्स आर फायरी।
चारवाक कहता है भाई मेरे को स्मोक दिख रहा है, फायर दिख रहा है, स्मोक इज फायरी, मेरे को तो नहीं दिख रहा कहीं। तो मैं जब ये रिलेशन ही नहीं है तो इसको स्पेसिफिक रिलेशन ही कोई नहीं मान रहा हूं, तो स्पेसिफिक रिलेशन को तो कैसे मानूं? राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, चारवाका आर्ग्यू दैट व्हाइल वी कैन परसीव इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्मोक एंड फायर, वी कैन नॉट डायरेक्टली परसीव द रिलेशनशिप बिटवीन देम, नोन एज व्याप्ति। फॉर एग्जाम्पल, वी मे सी स्मोक एंड वी मे सी फायर, हम स्मोक को देख सकते हैं और फायर को देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन देम, स्मोकी थिंग्स इज फायरी, वो नहीं देख सकते हम, सिंस व्याप्ति इज नॉट डायरेक्टली परसीवेबल। ठीक है, डायरेक्टली अपन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, परसीव नहीं कर रहे, चारवाका रिजेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। चारवाक ना इसका एग्जिस्टेंस को क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक ये चारवाका ने ऐसे बोला कि मान लीजिए ये एक आदमी है, राइट, जैसे आप लोग हो अभी, राइट, आप लोगों का खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, है ना, आप किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, राइट, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है भाई, पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कुछ काम करवाना होगा तो आपसे बोलेंगे, फीस जमा करानी होगी तो आप पेरेंट्स से बोलोगे। तो पेरेंट्स आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आप पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। व्याप्ति इन्फ्रेंस पे डिपेंड कर रही है और इन्फ्रेंस व्याप्ति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये एक तरह से क्या है, दोनों को हम इंडिपेंडेंटली, इनको इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते कि व्याप्ति को इंडिपेंडेंट बोल दिया, इन्फ्रेंस को इंडिपेंडेंट बोल दिया, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट इंडिपेंडेंटली। तो यहां पर व्याप्ति जो है इन्फ्रेंस पे डिपेंड कर रहा है, इन्फ्रेंस व्याप्ति पे डिपेंड कर रही है, तो एक फैलेसी यहां पे होगी, फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस। when one entity depend on the another entity and that another entity depend upon the first entity, then it is known as fallacy of interdependence। ठीक है, fallacy of circle और fallacy of interdependence के अंदर समझ में आई बात? ठीक है, तो हम क्या समझ गए, हम यहां तक समझ गए कि देखो चारवाका ने रिफ्यूट करा इन्फ्रेंस को। देखो कितना, बस यही चीज लिखनी है आपको, इसके बाहर कुछ नहीं लिखना है, ये इसकी एपिस्टोमोलॉजी कंप्लीट हो गई इन्फ्रेंस से रिलेटेड। फिर हम ऐसे ही किसके ऊपर पढ़ लेंगे, इसकी टेस्टमनी के बारे में पढ़ लेंगे, टेस्टमनी के बाद कंपैरिजन के बारे में पढ़ लेंगे। तो चारवाका ने कहा कि इन्फ्रेंस को रिफ्यूट करना है, तो भाई व्याप्ति को रिफ्यूट कर दूं। व्याप्ति क्या है, व्याप्ति इज यूनिवर्सल कंपलसरी नेसेसरी रिलेशन, इसको, इस चीज को मैं रिफ्यूट कर दूं। कैसे रिफ्यूट कर दूंगा, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन से। फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन का मतलब, तुमने एक दो इंस्टांस देख लिए और तुम ऐसे बोलने लग गए कि सब ये क्या है, ये पूरी ऑल कंडीशन और सर्कमस्टांसेस में दिस इज वैलिड, तो दैट इज फैलेसी, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। हमने स्मोकी थिंग्स इज फायरी एक जगह देखा, दो जगह देखा, तीन जगह पर, वी आर लिमिटेड बीइंग, वी कैन नॉट परसीव इन ऑल स्पेस एंड टाइम, सो व्याप्ति इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, इज फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। फिर आपने कहा नेचुरल रिलेशन, आपने कहा ऑल नेचुरल रिलेशंस आर व्हाट, आर बेस्ड ऑन द इन्फरेंस, inference itself based on the vyapti, vyapti is a natural relation, it depends upon the inference। तो एक चक्रक दोष हो गया, दैट इज नोन एज फैलेसी ऑफ सर्किल। डेफिनेशन बोलनी है फैलेसी ऑफ सर्किल की, व्हेन प्रीमाइस प्रेजेंट इन द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज प्रेजेंट इन द प्रीमाइस, और वैलिडिटी ऑफ बोथ कंक्लूजन एंड प्रीमाइस इज नॉट डिफाइंड। फिर हमने बोला कि भाई ये रिलेशनशिप तो नेचुरल भी नहीं है, ये स्पेसिफिक भी नहीं है, क्योंकि आइदर, क्योंकि चारवाक बिलीव करता था किसी भी रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या रियलिटी को बताने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, परसेप्शन चाहिए होगा। हम एक तरह से स्मोक को देख सकते हैं, फायर को देख सकते हैं, पर इनके बीच के रिलेशन को नहीं देख सकते, तो ये एक स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है। चौथा पॉइंट, इन्फ्रेंस जो है वो व्याप्ति पे डिपेंड है, व्याप्ति जो है इन्फ्रेंस पे डिपेंड है, तो फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, ये देखो फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, inference depend upon the vyapti and vyapti depend upon the inference, this mutual dependence is logically fallacious and is known as fallacy of interdependence। I hope this is clear to everyone। अब यही चीज आएगी एग्जाम के अंदर, क्या आएगा एग्जाम के अंदर, आएगा चारवाक ने इन्फ्रेंस को कैसे रिफ्यूट करा।
देख लो प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं अभी आपको दे दूंगा, ठीक है। हर साल, हर दूसरे तीसरे साल यही क्वेश्चन आ जाएगा। बस आपको इतना कुछ याद करके लिखना है, और ये मैं आपको लिखवा दूंगा, चेक कर लूंगा आपका लिखा हुआ। समझ में आ रहा है? एक और चीज है, देखो, एक और फैलेसी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपने मुझे कोई बात बताई कि सर राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। मैंने कहा अच्छा, तेरे को कैसे पता? सर मेरे को है ना श्याम ने बताया। मैंने श्याम को बताया, श्याम क्या राम एक अच्छा लड़का है? श्याम ने बोला हाँ सर, राम एक अच्छा लड़का है। मैंने कहा श्याम कैसे पता? सर मेरे को पता है, किसने बताया? मेरे को मोहन ने बताया। मैं मोहन को बताया, बुलाया, मोहन क्या राम एक अच्छा लड़का है? मोहन ने बोला यस सर, राम इज ए गुड बॉय। मैंने कहा किसने बताया? सर मेरे को सोहन ने बताया। अब सोहन से पूछा तो सोहन बोलेगा सर मेरे को रोहन ने बताया, एंड सो ऑन। तो आप बताओ, आपको ये पता चलेगा कि राम इज ए गुड बॉय? यस और नो? जल्दी से बताओ। मजेदार चीज है ना, देखो नई नई चीज समझ में आ रही है तुमको। अभी एक बार समझना अलग है, जब आप लिखने बैठोगे ना तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा ये, बिल्कुल एक साथ तुमको, बस तुमने लिख दिया बस एक बार, तुम्हारा आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लिखने में कोई टाइम नहीं लगता, दैट्स व्हाई इट्स वेरी शॉर्ट। लिखना बिल्कुल आ जाएगा इसके अंदर। फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिखने की तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है, जैसे आपके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे ही है इसके अंदर भी फॉर्मूले, इसलिए मैनेजेबल सब्जेक्ट। तो अब हम इससे पूछते हैं, अब चारवाक है ना, वहां पर चलो, उस वाले ग्राफ डायग्राम पे चलते हैं वापस, वो चारवाक वाला डायग्राम। चारवाक इससे पूछा, इसने चारवाक से बोला कि चारवाक देखो भाई आग लग गई। चारवाक ने बोला कैसे? बोला कि यार देख स्मोक दिख रही है मेरे को। फिर चारवाक ने बोला स्मोक दिख रही है तो ऐसे बोलना कि स्मोक इज देयर, ऐसे क्यों बोल रहा है आग लग गई? ये बोलेगा अरे चारवाक, स्मोकी थिंग्स फायरी होती हैं। अब चारवाक इससे पूछेगा भाई ये तेरे को किसने बताया? इसने बोला यार मेरी मम्मी ने बताया। ये मम्मी के पास पहुंच गया, मम्मी से पूछा आंटी आपको किसने बताया? बोले मेरी मम्मी ने बताया था। उसकी मम्मी के पास पहुंच गया, इसने बोला किसने बताया? इसने बोला कि मेरी फ्रेंड ने बताया था, और फिर मैंने भी देखा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें ये भी बोल सकते हैं मैंने देखा था, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से देखा था, राइट, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये चीज है ना, खत्म नहीं होगी। देखो ऐसा है कि स्मोकी थिंग्स आर फायरी, आपको कैसे पता चला? हमारी सर पास्ट ऑब्जर्वेशन से हमको पता चला। हमने देखा था एक जगह स्मोक थी और फायर, ठीक है, स्मोक देखी थी हमने और फिर हम जाके देख के आए थे तो फायर। अच्छा, पास्ट ऑब्जर्वेशन जब आप कर रहे थे, जब आपने स्मोक देखा था पास्ट में, तब आपको कैसे पता चला? सर हमारी कोई पास्ट ऑब्जर्वेशन उससे पहले भी होती। आपको स्मोक दिखा, आप फायर को देखने क्यों गए? क्योंकि हमने पास्ट ऑब्जर्वेशन किया। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने पास्ट ऑब्जर्वेशन किया। तो एक्चुअल में क्या है, आप देखो, रिलायबिलिटी की, पास्ट ऑब्जर्वेशन की रिलायबिलिटी है नहीं, फेलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस होगी। मैंने आपसे पूछा ये तुमको कैसे पता चला? तुमने कहा सर इससे पता चला। इससे पूछा सर इससे पता चला, सर इससे पता चला, इससे पता चला, इससे पता चला। तो देखो यहां पर, आप यहां पर देखो, fallacy of infinite regress. In example is smoke and fire, Vyapti is said to be based on the past observation. However, the reliability of those past observations must itself be justified, perhaps by referring to the other past experience. वो कैसे justified होगी? उस दूसरे past experience के कारण, and so on. So this will lead to fallacy of infinite regress. I hope this is clear. आपको past experience कैसे हो? आपने पहली बार स्मोक देखा तो आप नहीं कह सकते ना स्मोकी थिंग्स इज फायरिंग। आपने कभी देखा होगा पास्ट में, राइट?
पास्ट में जब देखा होगा तो उससे पहले भी कोई देखा होगा, तो मतलब क्या तो किसी ने आपको बताया होगा तो उससे पूछोगे तो वो बोलेगा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, फिर वो किसी ने बताया होगा, कहीं तो ऐसा होगा ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हर चीज क्या है, इसके ऊपर एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। एक्चुअली इन्फ्रेंस एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ना। आज तुम सीड डालोगे, तुम कह रहे हो अब देखना आम उग जाएगा, ये इन्फर कर रहे हो ना आप बच्चों, आम उग जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब आपने सीड डाला था तो आपने देखा था आम उग गया। वो आपने सीड डालते वक्त क्यों बोला था कि आम उग जाएगा पिछली बार? क्योंकि उससे पिछली बार जब आपने सीड डाला था आम उग गया था। उससे पिछली बार आपने सीड कैसे डाला था? क्योंकि हमारी दादी ने बताया था कि बेटा ये गुठली है ना गाड़ दे, इससे आम उग जाएगा। दादी दादी को कैसे पता? दादी का पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट ऑब्जर्वेशन। दादी का पास्ट ऑब्जर्वेशन का फिर पास्ट ऑब्जर्वेशन, फिर हो सकता है दादी की दादी ने बताया तो फिर उसके पास जाओ। तो एक फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस, क्योंकि इन्फ्रेंस हमको पता नहीं है ना। अब हम कहे कि सूरज ढलेगा साहब वेस्ट में, कैसे पता लगा? कल ढला था। चार आंख बोलेगा कल ढला था तो क्या हो गया यार? ये कैसे पता चल कल ढला था? तुम कल के दिन पर तुमको कैसे पता चलेगा कि ढलेगा? तो बोलेगा उससे पहले ढला था, एंड सो ऑन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दैट विल क्रिएट fallacy ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। ये fallacy ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस विल बी देयर। तो fallacy ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस occurs when concept of the argument depend on something else. जैसे राम इज ए गुड बॉय डिपेंड अपॉन द मोहन, विच इटसेल्फ। और मोहन से पूछा तो मोहन ने कहा कि मेरे को तो सोहन ने बताया था, विच इटसेल्फ डिपेंड ऑन अनदर थिंग, and this dependency continues endlessly without arriving at the final and the independent foundation. Then there will be fallacy of infinite regress. ठीक है। तो चारवाक इन सब के थ्रू इसने क्या करा? चारवाक ने एक तरह से पूरा का पूरा इन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ा दी। इन्फ्रेंस के अंदर जो व्याप्ति था, व्याप्ति इज नॉट यूनिवर्सल कंपल्सरी नेसेसरी, चारवाक ने ऐसे बोल दिया। व्याप्ति इज नॉट नेचुरल, चारवाक ने ऐसे बोल दिया। व्याप्ति इज नॉट स्पेसिफिक रिलेशन, चारवाक ने ऐसे बोल दिया। व्याप्ति इज हैविंग द फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, चारवाक ने ऐसे बोल दिया। व्याप्ति इज हैविंग द फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। बस यही तो लिख कर आना है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। देखना पिछले साल या उससे पिछले साल पूछा गया होगा। चारवाक ने क्या आर्ग्यूमेंट दी इन रिफ्यूटेशन ऑफ व्याप्ति? ये लो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, मतलब पहले दिन से ही तुम क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो गए। अब देखो स्टार्टिंग से चलते हैं। चारवाक जो होता है उसका इपिस्टोमोलॉजी अपन को एक्सप्लेन करा है। चारवाक फिलोसफी इपिस्टोमोलॉजी स्टेटेड दैट what perception is only valid source of knowledge, and he claimed that he refuted other source of knowledge like inference, comparison and testimony. What is inference? Inference is the source of knowledge in which after knowledge is attained through the pre-knowledge, and that pre-knowledge is vyapti. Vyapti is a universal, compulsory, necessary, one-to-one, specific, natural relation between the middle term and the major term. सब कुछ याद हो रहा है? In order to refute inference, Charvaka refuted Vyapti. Charvaka stated that Vyapti is not universal, compulsory and natural relation because it is having fallacy of generalization. We cannot perceive all instances of Vyapti in all circumstances because we are a limited being. So it leads towards the fallacy of generalization. Charvak stated that Vyapti is not a natural relationship because natural relationship is depend upon the inference and inference itself depend on the Vyapti, fallacy of circle. Charvak stated that Vyapti is not a specific relation because we can either see the smoke or we can see the fire, but we cannot perceive the relation. So relation in reality does not exist.
सो व्याप्ति इज नॉट अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप. Charvak stated that Vyapti depend on the inference, inference depend upon the Vyapti. This is fallacy of interdependence. I hope this is clear. Charvak stated that Vyapti is having the fallacy of infinite regress. Infinite regress कैसे? Because Vyapti relationship is dependent on the past observation, and that past observation reliability is dependent on another past observation, and so on. So it will leads to the fallacy of infinite regress. लो भाई तुम्हारा एक इन्फ्रेंस वाला चीज खत्म हो गया. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. किसी को कोई डाउट है? यस केतन प्लीज आस्क मी. सर सर्कल और इंटरडिपेंडेंस दोनों में तो एक लूप क्रिएट हो रही है, तो सर फिर दोनों मतलब डिफरेंट कैसे हुए एक दूसरे से? डिफरेंट कैसे? देखो यहां पर एक सटल डिफरेंस आप यहां पर देखो. सर्किल वाले में हमने कहा है पहले व्याप्ति जो है वो नेचुरल रिलेशन, और नेचुरल रिलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द इन्फरेंस, और इन्फरेंस जो है दैट इज डिपेंडेंट अगेन ऑन द व्याप्ति. फिर व्याप्ति एक नेचुरल रिलेशन है, फिर नेचुरल रिलेशन डिपेंडेंट ऑन द व्हाट, ऑन द इन्फरेंस. मतलब टू एक्सप्लेन व्याप्ति आपको वापस इन्फरेंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि व्याप्ति नेचुरल रिलेशन. जबकि यहां पर अपन ने डायरेक्टली ऐसे बोला व्याप्ति इन्फरेंस पे डिपेंडेंट है, इन्फरेंस व्याप्ति पे डिपेंडेंट. यहाँ पे हमने नेचुरल रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लाया कि ऑल नेचुरल. देखो सिलोगिज्म होता है ना, जैसे व्याप्ति एक नेचुरल रिलेशन है, ऑल नेचुरल रिलेशन डिपेंड अपॉन द व्हाट, इन्फरेंस, इसलिए व्याप्ति भी इन्फरेंस पे डिपेंडेंट है. ये अपन ने इस तरह की लॉजिक से बनाया, तब जाकर अपना फैलेसी ऑफ सर्किल आया. ये इंटरडिपेंडेंस वाली बात है कि व्याप्ति जो है उसको क्या है, उसको एक तरह से डिपेंड ऑन द इन्फरेंस, इन्फरेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द व्याप्ति. आई होप दिस इज क्लियर. फैलेसी ऑफ सर्किल और फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस को कहने का तरीका अलग बन गया. ठीक है, जैसे लॉजिक्स के अंदर सिलोगिज्म होता है ना, कहने का तरीका अलग हो जाता है कि ऑल नेचुरल रिलेशन डिपेंड्स अपॉन द इन्फरेंस, व्याप्ति इज आल्सो ए नेचुरल रिलेशनशिप, तो व्याप्ति इज डिपेंडेंट ऑन द इन्फरेंस. फिर हम कहेंगे इन्फरेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द व्याप्ति. So in this case, premises is present in the conclusion and conclusion is present in the premises. Hence, it will leads towards the what? It will leads toward the fallacy of circle. While in case of fallacy of interdependence, Vyapti is dependent upon the inference and inference is dependent on Vyapti. So we cannot explain both independently. So a fallacy of interdependence will be there. I hope this is clear. Yes, independently वो exist नहीं कर सकते, तो fallacy of interdependence. अब बताओ, दिस इज वेरी इजी ना. अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक क्वेश्चन लिखना है, हाउ चार्वाका रिफ्यूटेड इन्फरेंस, तो आराम से लिख पाओगे, इतना ही लिखना था. ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर. तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब देखो भाई, चार्वाका की बात अपन को थोड़ी बहुत सही भी लगने लगी. हाँ सर, जनरलाइजेशन के बारे में उसने बात करा, उसने ये सब चीजों. अब चार्वाका को भी तो रिफ्यूट करेंगे ना. चारवाक को हम क्या करेंगे, फिर रिफ्यूट करेंगे. उसने इन्फ्रेंस के बारे में बहुत बोल दिया, अब चारवाक को बोलेंगे भाई तू बहुत बोल लिया, अब हमारी बारी. ठीक है. अच्छा, सबसे पहला रिफ्यूटेशन आप यहां पर समझो. चारवाक कह रहा है परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. ये चारवाक को कहां से पता चला, कहां से दिखा चारवाक? ये भी तो चारवाक इन्फर ही कर रहा है ना बच्चों. ये मानकर चल रहा है ना, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. आई होप दिस इज क्लियर. अजम्पशन, वेरी गुड मनोज जी का अजम्पशन, मतलब इन्फर ही कर रहा है ना ये. चारवाक बोल रहा है ये जो बेसिक स्टेटमेंट इसका, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इन्फरेंस, वो खुद इन्फरेंस में डिपेंड कर रहा है. अच्छा, चारवाक कह रहा है कि इन्फरेंस इज नॉट द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. ये कैसे पता चल रहा है चारवाक को? इसमें भी खुद चारवाक इन्फर ही कर रहा है ना, क्योंकि ये वो इससे बता रहा है, ये खुद इससे इन्फ्रेंस कर रहा है. तो चारवाक के खुद के आर्ग्यूमेंट आप देखो इन्फ्रेंस पे बेसिस बेस्ड है.
तो जब चार्वाक रिफ्यूट कर रहा है इन्फरेंस इज इटसेल्फ, इन्फरेंस इज नॉट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वो खुद एक इन्फरेंस क्रिएट कर रहा है। उसको कहीं दिखा क्या इन्फरेंस वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है? कहीं कहीं ऐसे, उसको तो रिलेशन को भी देख रहा है तो वो कह रहा है मेरे को तो दिखाओ पहले कि ये तेरे को दिखा क्या इन्फरेंस इज नॉट, जो भी वो अज्यूम कर रहा है ना इसको। तो एक तरफ तो इन्फरेंस को नहीं मानता और इन्फरेंस के रिफ्यूटेशन के लिए इन्फरेंस को यूज कर रहा है, वाह भाई वाह। अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एक लॉजिक क्रिएट हुआ है। अब दिस लॉजिक विल बी यूज्ड इन द डिफरेंट सब्जेक्ट आल्सो, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने के लिए वो इंटेलिजेंस यूज हो जाएगी, मतलब तुम एक इंटेलिजेंट बीइंग बन रहे हो अपने आप ही। एक लॉजिक उसने दिया, दूसरा लॉजिक बुद्धिस्ट ने दिया कि चारवाक एक बात बता बेटा, कि जब तू कहता है कि इन्फ्रेंस इज नॉट द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो ये खुद भी तो तू इन्फर ही कर रहा है। जब तू कहता है बेटा परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये कहां से लेकर आया तू? ये भी तो तू इन्फर ही कर रहा है ना। तो योर बेसिक आइडिया, बेसिक एपिस्टेमोलॉजी इज डिपेंडेंट ऑन द इन्फरेंस, हम ऐसे क्रिटिसिज्म करेंगे। फेलिसी ऑफ सर्किल, आप कह सकते हैं कि चारवाक जो है अपने आर्ग्यूमेंट के लिए इन्फरेंस के पास जा रहा है और इन्फरेंस को ही रिफ्यूट कर रहा है। समझ मारा? ये फेलिसी नहीं है ना वापस। इन्फरेंस जो है वो चारवाक के आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा तो नहीं। चारवाक का आर्ग्यूमेंट इन्फरेंस पे डिपेंड कर रहा है और वो इन्फरेंस को ही काट रहा है, जिस पेड़ पे बैठा है ना उस पेड़ को ही काट रहा है। फेलिसी ऑफ सर्किल नहीं हुई ना ये? चारवाक जो जिस पेड़ पे बैठा है उसको ही काट रहा है। चारवाक का परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इज इटसेल्फ इन्फरेंस, और इन्फरेंस को ही रिफ्यूट कर रहा है भाई। तो आप यहां पर देखो, बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफर्स, वो कहते हैं वो इन्फरेंस को मानते हैं, तो कहेंगे इन्फ्लुएंस को जाने नहीं देंगे, ऐसे तो चारवाक इन्फ्लुएंस को काट देगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे चलकर, मतलब आपका टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एपिस्टेमोलॉजी वाला, मतलब हाफ चारवाक कंप्लीट होने वाला है। यही चीज लिखनी है। अब इसमें मोदी जी कहीं गए तो चारवाक कुछ थोड़ा ना कुछ और बोलने लग जाएगा, करंट अफेयर्स तो मैटर ही नहीं कर रहा इसमें। लॉजिक अलग से क्रिएट हो रहा है, मेटेरियलिज्म का डायमेंशन आप समझोगे अभी, मेटेरियलिज्म क्या होता है वो आप फिर ऐसे राइटिंग में लिख सकते हो। ऐसे आपका प्रिपेयर हो रहा है, ऑप्शनल प्रिपेयर हो रहा है, लॉजिक क्रिएट हो रहे हैं दिमाग के अंदर। Buddhist philosopher argue that Charvaka refutation of inference is itself based on the inference. Hence, their claim becomes self-contradictory. Charvaka epistemology, which holds that perception is only valid source of knowledge, is itself inferred and not perceptually verified. Perceptually तो verified नहीं करा उसने, तो इन्फर ही करा गया। चारवाक की वाइफ बड़ी परेशान उससे, बोले मेरा पति पागल हो गया, मैं 10 मिनट के लिए घर से बाहर गई थी, ये चिल्लाने लगा हाय रे मेरी वाइफ मर गई, दिख नहीं रही कहीं मेरे को। जब आई तब जाके इसके प्राण आए, प्राण में प्राण आए। फिर चली गई मैं थोड़ी देर के लिए, मैं कहीं जाने ही नहीं दे रहा। मैं जैसे ही कहीं जाती हूँ ना बोलती है वो तो मर गई, वो तो रियलिटी अब रही नहीं, उसकी आत्मा देह सब चली गई। मैं तो बड़ी परेशान हूँ अपने पति से। दूसरी बात ये कहती है कि चारवाक है ना इतना खाना खाता है ना तब इसको एक इन्फर हो जाता है ना कि हाँ यार अब पेट भर गया। चारवाक बोलता है नहीं नहीं, जब तक ये उल्टी नहीं कर देता, वॉमिट नहीं करता, तो जब तक खाना ही खाता रहता है। क्योंकि बोलता है जब तक मैं ये नहीं देख लूं कि मेरा जो है पूरा पेट भर गया है, वो कैसे देखेगा, जब मैं उल्टी करूंगा तब जाकर ये रुकता है। मैं तो बहुत परेशान हो गई इससे। ये कह रहा है कि मुझे जो दिखेगा ना वही मैं मानूंगा। तो अगर हम डेली लाइफ देखें तो डेली लाइफ में हम कई जगह इन्फ्लुएंस हमको करना पड़ता है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जीवन ही नहीं जी पाओगे। तो न्याय फिलॉसफी इस तरह से बोलती है, ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है कौन सी फिलॉसफी बोलती है, ठीक है। अगर कभी आ जाए न्याय फिलॉसफी ने किस तरह से क्रिटिसाइज करा तो आपको लिखना है। न्याय फिलॉसफी ऐसे बोलती है कि इन्फ्रेंस जो है दैट इज वेरी इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिना इन्फर करे हम जीवन जी ही नहीं सकते। जीवन तो छोड़ो, हम खाना नहीं खा सकते।
अगर हमें इन्फ्रेंस को हम रिजेक्ट कर देना कंप्लीट, तो हमारी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो तुम फिर स्मोक को देखोगे, फिर तुम जाके देखोगे अरे भाई आग लग रही है, तो फिर तुम मानोगे, स्मोक से नहीं मानोगे। फिर धुआं उठ रहा है, तुमको लग रहा है धुआं ही तो है, वहां घर में आग लग गई। हर डेली लाइफ के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन्फर करना ही पड़ता है बच्चों। तो ये देखो, न्याय क्रिटिक, अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसोफर्स इन्फ्रेंस इज इंडिस्पेंसिबल इन डेली लाइफ। अब चार्वाक बहुत बोल लिया था ना, अब ये बोल रहे हैं इफ वी रिजेक्ट इन्फ्रेंस आवर लाइफ वुड बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड as most of our decision and the knowledge, like knowledge, fire from smoke, disease from the symptoms। अब उसको सिम्टम दिख रहे हैं, राइट, कि पापा मेरे को बुखार सा लग रहा है, ठीक है, लगता है मुझे वायरल हुआ है, डॉक्टर बोल रहा है बुखार है तो उसका वायरल है। वो बोल रहा कैसे, वो तो कहेगा भाई पहले टेस्ट करा, सिम्टम से डिजीज की तरफ नहीं जा, बोले एक बार बीमार होएगा तब जाकर मैं मानूंगा कि बीमार। सन मारा है? जब इसका शरीर का टेम्परेचर, ये बोलेगा सर मेरे को है ना थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, 4 बार बोलेगा मेरे को तो दिख ही नहीं रहा तेरे सर में दर्द हो रहा है। 4 बार दूसरे के एक्सपीरियंस को कैसे कोई बोलेगा, बोले तू झूठ बोल रहा है, दिख नहीं रहा तेरे सर में दर्द हो रहा है, ये क्या बात होगी। तो हमारी लाइफ तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना। हमको भूख लग गई, भूख लग रही है, तो 4 बार कहेगा कहीं दिखना चाहिए भाई भूख लग रही है, तो 4 वक्त तो खाना भी नहीं खा पाएगा। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड तो छोड़ो, खाना तक नहीं खा पाएगा वो। उसको पेट में दिखे यहाँ पर आया कि भाई तेरे को भूख लग रही है, राइट, तब जाकर वो खाना खाए। खाना खा लिया, चलो किसी तरह से किसी ने बोल दिया, किसी तरह से मान लो मानकर खा लिया उसने खाना। अब खाना खाते खाते रुके नहीं, मतलब 4 वक्त की भूख खत्म हो गई पर फिर भी खाया जा रहा है, दिखी नहीं ना भूख खत्म हो गई, इन्फर ही तो करोगे तुम कि हाँ यार अब अपन ने इनफ खा लिया। 4 वक्त ने बोला एक बार रुको मेरे को वॉमिट होने दो, उल्टी आई तब मेरे को दिखेगा अरे मैंने इनफ खा लिया, अब रुक गया। Sir, I दूसरा, have one question हाँ in प्लीज, this example that you are giving for vomiting. हम्म, We are assuming the senses only the eyes. There are other senses also there, no? Like taste, ear, and nose, and other senses. So he can feel that he's full. So he should believe his कैसे, sense. कौन से सेंस से पता लगेगा उसको। No, but like sense is like how do we perceive the senses? It's not only the eye, right? कौन से सेंस ऑर्गन से उसको पता चलेगा कि उसका पेट भर गया है। It's like his belly is extended outside. तो उससे पेट भर गया तो उससे ये तो नहीं पता चलेगा ना पेट If भर गया है, he feel भूख खत्म हो गई है। uneasiness, right? हम्म? He feels uneasiness. So in अनइजीनेस, our example, we are just assuming that only seeing is the sense. नो नो, कौन सा सेंस आप बताओ मेरे को। अनइजीनेस भी इन्फर ही कर पाओगे ना, कि आज पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, वो भी इन्फर कर पाओगे ना, दिख तो नहीं ना दर्द। Yeah, but he can sense it, right? Only thing is he should be able to sense. He should be able to perceive through his body. So his body can experience that thing, right? So हंगर कैसे according वो, to हंगर अगर उसका पेट भर गया तो वो कैसे कर पाएगा, मतलब पेट जैसे मान लो एक्सटेंड हो गया, ठीक है, पर उसको ये तो नहीं पता चला ना कि अपनी भूख खत्म हो गई। फिर वो कहेगा जब मेरा पेट एक्सटेंड होता है ना इसका मतलब भूख खत्म हो गई, ये भी इन्फ्लुएंस नहीं हो गया मनोज। uh, no, no. So see, so when he vomits, the vomit can happen not only because of the stomach is full, it can be हाँ ये because तुम he बोल has सकते some हो, ये तुम disease बोल also, सकते हो, यस यस, right? यस, हाँ ये So, बोल सकते so हो। so that was the argument I had actually. So, हाँ but ये yeah, बोल to सकते हो, understand the बट concept, this is हाँ okay. But I हाँ had that. Can we look into that angle? That's what हाँ, was बट my. हमको बस ये एग्जाम्पल हमको कोई लिखना नहीं है कि हमने एग्जाम में Aha. लिया Okay. है ना। Okay. ये मैं तुमको समझा रहा हूँ डेली लाइफ के अंदर इन्फ्लुएंस कितना मच रिक्वायर्ड I है। get it. I get it. That. Yeah. Yeah. Thank डेली you. लाइफ में अब तुमको नींद आ रही है, तो नींद आ रही है तुम्हें, ठीक है, तो उसको भी तुमको इन्फर ही करना पड़ेगा, कोई तुमको कैसे करेगा। तुमको नींद आ रही है तो तुमको उबासी आ रही है, तो उबासी आती है तब नींद आती है, ये इन्फर करना पड़ेगा ना Okay. मनोज। Yeah. Yeah. That's fine. Thank you. हाँ, तो डेली लाइफ के अंदर हमको है ना कोई भी चीज हमको इन्फर करनी पड़े, उस चीज को समझाने के लिए मैंने वो आपको एग्जाम्पल दिया, राइट।
बैली एक्सटेंड हुई तो बैली एक्सटेंड हुई तो भूख खत्म हो गई, ये भी इन्फ्रेंस हो गया ऐसा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि भाई अगर मैं कहूं जो दिखता है ना वही होता है, तो कभी कभार तो हमको कुछ ऐसा दिखता है जो होता नहीं है, कभी तुमको ऐसा दिख जाता है। जैसे कि ये देखो, डेजर्ट में यहां खड़े हो तुम और तुमको दूर ऐसा दिख रहा है जैसे पानी है ना, जब डेजर्ट होता है, या फिर सड़क पे भी गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, गर्मियों के टाइम पर एक तरह से ऐसे दिखता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरह से पानी है, आगे चलकर पानी। यहाँ जाते हो तो तुमको दिखता है वहां पानी है दूर तक, फिर आगे जाते हो तो तुम्हें लगता है और दूर पानी है, पानी कभी होता नहीं है। तो समटाइम्स अवर सेंसेस ये भी डिसीव कर जाते हैं ना, दैट डिसीव। हमारे सेंसेस तो खुद लिमिटेड है। आप यहाँ पर देखो, इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आवाज हो रही है अभी, वो उसकी डेसिबल इतनी ज्यादा है कि हमें सुनाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि आवाज नहीं हो रही। कोई दूर अभी यहाँ पे खड़ा है, मान लो मेरे से 1 किलोमीटर दूर कोई खड़ा है, मान लो अनुज मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। अनुज से पूछा मैंने, अनुज कहाँ पर हो, बोले सर घर पे हूँ। कितना दूर हो, 1 किलोमीटर। तो मैं 4 वाक कहूंगा तो मैं कहूंगा मेरे को दिख नहीं रहे, तो मतलब तुम 1 किलोमीटर दूर नहीं हो, क्योंकि उसके सेंसेस जो है दैट इज लिमिटेड। हम किससे देखकर, चार्वाक किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, सेंसेस के ऊपर। सेंसेस तो हमारे लिमिटेड है, सेंसेस की तो लिमिट है। बिल्कुल पास में ले आओ नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल दूर ले जाओ नहीं पढ़ पाओगे, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेसिबल तक ही सुन पाओगे। बहुत कम आवाज होगी उसको भी नहीं सुन पाओगे, बहुत ज्यादा आवाज होगी उसको भी नहीं सुन पाओगे। यहाँ पर देखो ना, सेंसेस सेंसेस कर रहे थे लोग, कहाँ गया तुम्हारा सेंसेस। परसेप्शन परसेप्शन कर रहा था चारवाक, चारवाक से पूछेगा चारवाक देख ये तो परसेप्शन ने धोखा दे दिया। तो बोल रहा है कि परसेप्शन इज वैलिड सोर्स, और वैलिड के आगे भी तो लग रहा है ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो यहां पर हम कहेंगे देखो, चारवाका क्लेम दैट ओनली डायरेक्ट परसेप्शन प्रोवाइड सर्टेन एंड द वैलिड नॉलेज। However, perception is not always reliable. For instance, in a desert, a person may see a mirage. We see water even though there is no water actually present. This is illusion. कभी कभार जो होता है ना, जो दिखता है ना वो होता नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना अपन। If perception can deceive us, then it cannot always be taken as trustworthy or exclusive source of knowledge. अरे जब ये परसेप्शन जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन ही तुम्हारे इतना एक तरह से क्या है, लिमिटेड है, तो तुम परसेप्शन पे कैसे बिलीव कर सकते हो, सेंस ऑर्गन की ही इतनी लिमिट है। यस अनुज प्लीज आस्क। सर जैसे मान लो दो पार्क है, मैं कहूँ एक तो मेरे घर से 100 मीटर दूर है और एक 500 मीटर दूर है। 100 मीटर वाला मुझे दिख रहा है लेकिन 500 मीटर वाला नहीं दिख रहा। तो फिर मतलब कि चारवाके के हिसाब से कौन सा चारवाक मतलब क्या रहेगा? चारवाक के हिसाब से जब तक वो उसको देखेगा नहीं तब तक वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करे। वो उसके पास जाके पार्क, चारवाक कहेगा 100 मीटर वाला पार्क ही है, 500 मीटर वाला पार्क तो है नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं। जब तक वो 500 वाले को नहीं देखेगा वो उसे नहीं मानेगा। हाँ नहीं मानेगा, ओके सर। क्योंकि वो फिर तुमने बताया ना उसको हम्म। कि 500 मीटर दूर है, तो वो टेस्टमनी हो जाता है, अभी बताएंगे, तो वो दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज हो जाता ओके सर, थैंक यू। है ना। पर चारवाक तो सिर्फ और सिर्फ किस पे बिलीव कर रहा है, चारवाक कह रहा है कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो चारवाक का कमाल देखा आपने, चारवाक कैसा पागलों जैसी बात कर रहा है। और बिल्कुल अपन जब चारवाक पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे यार हाँ यार फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन बात तो ठीक बोल रहे हैं, फैलेसी ऑफ सर्किल बात तो ठीक बोल रहा है, पर देखो पूरा चारवाक को काट कर रख दिया इन्होंने। ठीक है, इस तरह से तो हम चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी हमने समझी थी, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड ही रिफ्यूटेड अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज लाइक इन्फरेंस। कैसे रिफ्यूट करा हमने ये समझ में आ गया, फिर हमने चारवाक को कैसे रिफ्यूट करा हमको ये भी समझ में आ गया। अब हम बताएंगे दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज है दैट इज कंपैरिजन। इसको कैसे चारवाक ने रिफ्यूट करा, चारवाक रिफ्यूटेड कंपैरिजन एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो वो कैसे कर, तो यहां पर देखो सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए कंपैरिजन। ऐसे मानते हैं कंपैरिजन जो है ना ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है भाई।
जैसे परसेप्शन एक सोर्स ऑफ नॉलेज था, इन्फ्रेंस एक सोर्स ऑफ नॉलेज था, वैसे ही कंपैरिजन भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। परसेप्शन में हम नॉलेज कैसे लेते हैं? थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स। इन्फ्रेंस में हम व्याप्ति से अनुमान लगाकर फिर नॉलेज लेते हैं कि हमको नॉलेज आ गई हिल एज फायर। कंपैरिजन में हम कैसे करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कंपैरिजन में अंडरस्टैंड कर, मान लो, ऐसे समझो, कंपैरिजन हम समझ रहे हैं। मान लो कि आपका दोस्त है ना, आगरा गया था और आगरा में उसने क्या करा? ताजमहल देखा और वो ताजमहल की फोटो खींच के लाया। ठीक है, ये ताजमहल की फोटो। अब क्या हुआ? अब आप उसके पास आए उससे मिलने के लिए। उसने बोला, भाई तू कभी आगरा गया है? बोला, नहीं यार मैं तो नहीं गया। तूने ताजमहल देखा है? ताजमहल? बोलेगा, कैसी बात कर रहा है, आगरा ही नहीं गया तो ताजमहल कहां से देखूंगा? बोले, देख मैं गया था। उसने आपको ताजमहल की फोटो दिखाई। ठीक है, आपने ताजमहल की फोटो को देख लिया, हाँ भाई ये ताजमहल है। ठीक है, अब एक दिन आप आगरा में ऐसे ही घूम रहे थे, आप चले गए आगरा, घूम रहे थे, आपका ताजमहल देखने का कोई मूड नहीं, आप घूम रहे। इतने में आपको वैसी के वैसी एक क्या दिखेगा? स्ट्रक्चर दिखेगा ताजमहल जैसा, और आप उसको देखते बोलेगे, अरे ये तो ताजमहल है। ठीक है, आपको नॉलेज आ गई ना? कैसे आई? आपके दोस्त ने आपको फोटो दिखाई थी, कंपैरिजन से आई ना। उस फोटो से आपने कंपेयर करके पता चला, अरे दिस इज ताजमहल। बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में, मतलब पढ़ाने में तो इतना मजा आता है, पता नहीं आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा। पढ़ाने में तो मतलब ऐसा होता है कि इसको पढ़ाने के बाद फिर मैं 3-4 घंटे क्लास और ले सकता हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मी। आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है ना तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। अब देखो ना कितनी अच्छी बात बता रहा है कि एक कंपैरिजन एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, जिसके अंदर आप किसी एक सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में आपको बताया गया, आपने उसको देखा नहीं, बट फिर जब आप उसके उस सिमिलरिटी वाली नॉलेज से आपने रियलाइज कर लिया व्हाट इज द एक्चुअल नॉलेज, दैट इज कंपैरिजन। समझ में आया? तो कंपैरिजन एक सोर्स ऑफ नॉलेज है दैट इज डेराइव फ्रॉम। अच्छा, अगर आपको आपके फ्रेंड ने ये नहीं बताया होता, ताजमहल की फोटो नहीं दिखाई होती, तो क्या आप इसको देखकर ऐसे बोल सकते थे, अरे ये तो ताजमहल है? आप देखते हो यार अच्छी सी बिल्डिंग लग रही है, पता नहीं क्या है। समझ में आ रहा है? तो कंपैरिजन लाइक परसेप्शन लाइक इन्फ्रेंस, उस कंपैरिजन के थ्रू भी आपको नॉलेज आई ना। ठीक है, अब इसमें अपन ने ताजमहल का एग्जांपल आपको दिया। इसमें एक्चुअली एग्जांपल जो है फिलोसफर्स ने क्या क्या एग्जांपल दे रखा है? नील गाय का एग्जांपल दे रहा है। नील गाय, देखो नील गाय, नील गाय मतलब वाइल्ड काउ। वाइल्ड काउ स्लाइटली डिफरेंट विद द फ्रॉम द काउ, है ना। जब वो होती है नीली कलर की भी वो होती है, राइट। तो आप यहाँ पर देखो नीली कलर की होती है गाय जैसी। मान लो यू डू नॉट नो व्हाट इज वाइल्ड काउ, आपको वाइल्ड काउ आपने कभी देखी नहीं थी। ठीक है, आपका एक फ्रेंड आपके पास आता है, बोले भाई देखो पता है वाइल्ड काउ क्या होती है? आपने कहा नहीं 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 नहीं। तो आपके फ्रेंड ने बताया वो यार काउ जैसी होती है, पर उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है ना बड़ा होता है ना, उनके जो पैर, आगे के पैर और पीछे के पैर में बहुत बड़ा गैप होता है, और वो वैसे काऊ जैसी होती है और नीले कलर की होती है भाई, नीले कलर की होती है। आपने कहा ठीक है भाई होती होगी, अभी तक आपको उसकी फाइनल नॉलेज नहीं है। एक दिन आप रास्ते में चल रहे थे, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा, आपने कहा अरे ये तो नील गाय है, गाय जैसा स्ट्रक्चर है पूरा, मेरे दोस्त ने बताया था। तो उस नॉलेज के कारण, उस कंपैरेटिव नॉलेज के कारण आपको पता चल गया ना दिस इज, ये आपको एक तरह से नॉलेज गेन हो गई ना। उस रिजेम्बलेंस वाली नॉलेज के कारण आपको ये नॉलेज गेन हो गई ना। दैट इज नोन एज व्हाट? इस सोर्स ऑफ नॉलेज को आप क्या बोलोगे? कंपैरिजन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें बताओ कोई डाउट है? यहाँ पे भी एक तरह से सोर्स ऑफ नॉलेज हुआ ना। पर चारवाक इसको नहीं मानेगा, देखते हैं भाई चारवाक क्या बोलता है इसके लिए। पर पहले ये बताओ, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? जल्दी से बताओ चैट के अंदर।
मोनिका ने क्वेश्चन पूछा, मैंने देखा नहीं, सॉरी। जब चारवाकों को मदर और सन दिख रहे थे, बस रिलेशन नहीं दिखा, तो हाउ कैन ही एक्सेप्ट शी इज माई वाइफ? अरे वो तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसकी वाइफ को यह है कि ये बोलता है कि हम दोनों में संबंध क्या है, दिख तो रहे नहीं है, वो ऐसे भी बोलता है अपनी वाइफ को। एग्जाम्पल दे रहे हैं मोनिका, सिर्फ ऐसे लिखना नहीं है चार वाक्य की वाइफ सेड दैट, ऐसा नहीं लिखना। सिर्फ तुमको समझे जो तुम्हारे इसके अंदर लिख रखा है ना, वही लिखना है बस। वो तो मैं मजे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। नहीं, कहीं नहीं लिख रहा है कोई से ग्रंथ में चारवाक की वाइफ के बारे में कि उसकी वाइफ थी भी कि नहीं थी, ये भी नहीं लिखा है। ठीक है। अब ऐसे बताना पड़ता है ना, मजा ही नहीं आएगा नहीं पढ़ाने में। मजा भी तो आना चाहिए ना, समझोगे कैसे? जब नॉलेज के अंदर मजा आने लग जाए ना, तभी तो तुम समझ पाओगे उस चीज को। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप इसको कैसे लिखोगे बच्चों? इफ ए मैन हु हैज नेवर सीन ए वाइल्ड काउ, प्लीज अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछें प्लीज, है ना, छोटे से छोटा डाउट भी, क्योंकि सभी यहाँ पर मेरे 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 को इंक्लूड करते हुए सभी यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, नॉलेज गेन करने के लिए ही भाई। मैं भी यहाँ पर नॉलेज ही गेन कर रहा हूँ, बार बार पढ़ा रहा हूँ तो उससे भी मेरे को कुछ नॉलेज आ रही है, आप लोग भी नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो डोंट थिंक कि सर हमने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, कैसी हूं मैं, क्या क्वेश्चन पूछ, ऐसा नहीं है। सब ऐसे ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसे समझकर आप पूछो आराम से। हम नॉलेज शेयर ही तो कर रहे हैं यहाँ पर। तो इफ ए मैन हु हैज नेवर सीन ए वाइल्ड काउ इज टोल्ड बाय समवन दैट ए वाइल्ड काउ इज लाइक ए काउ, and later upon seeing a wild cow in the forest recognizes it as such based on the similarity with the domestic cow, then the knowledge he gains is through the source of knowledge जो होगा उसको अपन कंपैरिजन बोलेंगे। अब चारवाक कहेगा, चारवाक क्या बोलता है? परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ही रिफ्यूटेड अदर सोर्स ऑफ नॉलेज। इन्फ्रेंस तो हमने देख लिया, इन्फ्रेंस को कैसे रिफ्यूट करा। और अब बोलेगा, अब आती है कंपैरिजन की बारी। चारवाक कहेगा मैं इसको भी रिफ्यूट करूंगा कंपैरिजन को। कैसे? चारवाक कह रहा है भाई एक बात बताओ, इसमें आपने करा क्या? आपने क्या करा? एक बार यहाँ फोटो देखी, परसेप्शन, और दूसरी बार जाकर ताजमहल देखा, परसेप्शन। कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन तो सिर्फ परसेप्शन है। चारवाक तो इस तरह बोलेगा, ये कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। कंपैरिजन आपने एक बार इधर देखा और दूसरी बार जाकर ताजमहल को देख लिया। एक बार फोटो में ताजमहल देखा, दूसरी बार वैसे ताजमहल देख लिया, तो आप देख तो सेंस ऑर्गन से ही रहो। तो ये क्या है? ये एक तरह से कंपैरिजन जो है वो क्या है? इट्स जस्ट लाइक परसेप्शन। आपने करा तो परसेप्शन ही है ना। इट इज नॉट डिफरेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, इट इज जस्ट लाइक द परसेप्शन। कंपैरिजन इज नथिंग बट द परसेप्शन। दो बार आपने परसेप्शन कर लिया, दो स्पेस और दो टाइम के अंदर आपने परसेप्शन कर लिया। बात तो सही है। क्यों मनोज, समझ आया? केतन, अनुज, समझ में आया आप लोगों को? हर वक्त बोल रहा है कि भाई यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर एक बार इसने तेरे को काऊ दिखा दी, काऊ देख ली तूने, दूसरी जगह जाके तूने दूसरी काऊ देख ली। परसेप्शन ही तो करा भाई तूने, क्यों बेवकूफ बना रहा है? ठीक है। तो चारवाक बोलता है भाई कंपैरिजन तो अपना ही आदमी है, कंपैरिजन तो हमारा ही है, परसेप्शन ही है। अकॉर्डिंग टू चारवाक कंपैरिजन इज नॉट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ, ऐसा रिफ्यूट कर रहा है वो कंपैरिजन को। बट इट इज मियर परसेप्शन, ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन है। इन कंपैरिजन ए पर्सन परसीव इन टू स्पेस और टाइम, दो स्पेस और टाइम में परसीव करा, एक इधर देख लिया, एक थोड़ी दूर जाके देख लिया। Therefore it is nothing but the perception। बात तो सही है सर, बात तो चारवाक भी ठीक ही कह रहे हैं। अब हम देखते हैं दूसरे फिलोसफर इनको कैसे काटेंगे। चलो अब ये देखते हैं दूसरा फिलोसफर इसको कैसे काटे। चारवाक से ऐसे बोलते हैं भाई, चारवाक देखो परसेप्शन क्या है? सेंस कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट इज नोन एज परसेप्शन। उससे नॉलेज जो आ रही है दैट सोर्स ऑफ नॉलेज इज नोन एज परसेप्शन। व्हेन वी आर गेनिंग नॉलेज by contacting our source of organ, our sense organ with what? With the object, then what we are getting is we are getting knowledge, and that source of knowledge is perception। चारवाक एक बात बता, यहां पर क्या परसेप्शन ही हुआ है क्या सिर्फ? यहां पर एक तरह से रिजेम्बलेंस की नॉलेज अगर इसके पास नहीं होती
तो क्या वो नीली गाय को देखकर ऐसे बोल सकता था ये नीली गाय है? क्या वो ताजमहल को देखकर, अगर मान लो कंपैरेटिव नॉलेज नहीं होती उसके पास, कंपैरेटिव नॉलेज नहीं होती, तो क्या वो बोल सकता था? नहीं बोल सकता था ना। फाइनल नॉलेज कैसे आई? उसने जब अपने दिमाग के अंदर उसको रिकॉग्नाइज करा, उसको सिमिलरिटी को, उसको कंपेयर करा, ये ताजमहल की फोटो, ये ताजमहल कंपेयर कर रहा है वो, तो ये जो हुआ ये एक स्टेप बढ़ गया ना। परसेप्शन में तो डायरेक्टली देखा पता चल गया, पर ताजमहल को देखने भर से पता नहीं चल रहा है ना, बिना कंपैरेटिव नॉलेज के नहीं पता चलेगा ना। फाइनल नॉलेज कैसी आई? जब हमने रिकॉग्नाइज करा उस सिमिलर नॉलेज को, इस सिमिलर नॉलेज को, इन दोनों जो थिंग्स हैं, ताजमहल और ताजमहल की फोटो, इन दोनों को हमने क्या करा, एक तरह से रिकॉग्नाइज करा, जिसमें तुम्हारा दिमाग काम आया। मेंटली आपने कंपैरिजन करा है ना, देन ओनली यू आर गेनिंग द नॉलेज। परसेप्शन में तो देखा, नॉलेज आ गई, परसेप्शन में कंपैरेटिव नॉलेज नहीं है। अच्छा, अगर ये सिर्फ परसेप्शन होता चारवाक, तो फिर ये तो देखता और इसको पता चल जाता ताजमहल है, इसको इसके दोस्त को बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसका दोस्त नहीं बताता, चारवाक से बोला अच्छा ये चारवाक ये बता यार, इसका दोस्त को फोटो नहीं दिखाता, तो क्या ये बोल देता है अरे ये तो ताजमहल है? नहीं बोलता ना। तो परसेप्शन जो है उसके अंदर नॉलेज ऑफ रिजेम्बलेंस, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा। परसेप्शन जो है उससे अलग है ना ये, क्योंकि नॉलेज ऑफ रिजेम्बलेंस, और यहाँ पर आपने एक मेंटल कंपैरिजन कराए, इसके दिमाग ने कंपैरिजन कराए, तभी जाकर उसको नॉलेज आई। अब बताओ ये बात ठीक है क्या? ये बात ठीक लगी? परिया, मोनिका, मनोज, अंजलि, अंजलि पवार, अनुज। सर ये क्या चीज है सर? अभी हम चारवाक पढ़ रहे थे तो चारवाक ठीक लग रहा था, अब हमको समझ में सर और हाँ ये चीज भी ठीक है। हाँ जी प्लीज आस्क। सर प्लीज इसको एक बार रिपीट हाँ देखो करिए, ऐसे समझो, बिल्कुल सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये समझो अगर मान लो तुम्हारा दोस्त, ऐसे अपन ने एग्जांपल लिया ना, एक दोस्त था उसने ताजमहल की फोटो दिखाई, ठीक है? तुमको ताजमहल तुमने देखा नहीं था, तुम गए आगरा में घूम रहे थे, तुमको तो ये ताजमहल दिखा, आपने कह दिया अरे ये तो ताजमहल है। अगर मान लो ये फाइनल नॉलेज आ गई ना, दिस इज फाइनल नॉलेज। अब चारवा कैसे बोलता है भाई तूने तो परसेप्शन ही करा, इसमें और क्या रहा क्या है? नहीं। अगर मान लो परसेप्शन कर रहा होता, तो अब ये वाली नॉलेज अगर मेरे पास नहीं होती, ताजमहल वाली, ये फोटो वाली नॉलेज नहीं होती, तो क्या मैं बोल देता ये ताजमहल है फरिया? नहीं। बाई मियर परसेप्शन कैन आई हैव द नॉलेज दैट दिस इज ताजमहल? सिर्फ परसेप्शन से नॉलेज आ रही है क्या? नहीं आ रही। इसमें एक मेंटल कंपैरिजन भी करा हमने, इस फोटो को रखा अपने दिमाग में और इसको रखा दिमाग में, ये स्टेप भी है। हाँ आप ऐसे कह सकते हैं कि कंपैरिजन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसको हम जब भी यूज करते हैं कंपैरिजन को, तो परसेप्शन तो करना ही पड़ेगा। इन्फ्रेंस के लिए भी परसेप्शन करा, स्मोक को देखा आपने, पर उससे फाइनल नॉलेज तो नहीं आ गई है। परसेप्शन को एक तरह से मीन्स की तरह यूज करा हमने, कंपैरिजन को कंपैरिजन सोर्स को यूज करने के लिए, ऐसा अपन जरूर कह सकते हैं। पर उससे कंपैरिजन और परसेप्शन एक ही तो नहीं हो गया, तो डिफरेंट हो गया, इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया। अब समझ में आ गया फरिया? तो इसके अंदर अब देखो, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, इन केस ऑफ परसेप्शन ओनली सेंस कॉन्टेक्ट रिलेशन विद ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। परसेप्शन में तो बस सेंस कॉन्टेक्ट रिलेशन चाहिए। Whereas in case of comparison, final knowledge comes from the recognizing similarity between two things. दो चीजों के बीच में सिमिलरिटी को रिकॉग्नाइज करके आपके फाइनल नॉलेज, विच इन्वॉल्व्स मेंटल कंपैरिजन नॉट जस्ट सेंस कॉन्टेक्ट, जो कि मेंटल कंपैरिजन, सेंस कॉन्टेक्ट नहीं, सिर्फ सेंस कॉन्टेक्ट से काम नहीं चलेगा, मेंटल कंपैरिजन भी आपने करा। दिस एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग ए न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग ए प्रीवियसली नोन कंपैरिजन is not purely perception but involve a distinct cognitive function। एक अलग से एक अपन ने मेंटल कंपैरिजन करा है, इसलिए कंपैरिजन डिफरेंट।
न्याय फिलॉसफी ने लोग, आपने जो चारवाक के बारे में बोल रहे थे वो न्याय फिलॉसफी ने यहाँ से हटा दी। समझ गए? तो देखो कितना छोटा टॉपिक हो गया। चारवाक बिलीव दैट द परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ही रिफ्यूटेड अदर सोर्सेस ऑफ नॉलेज लाइक इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। इन्फरेंस को कैसे रिफ्यूट करा उसने? इन्फरेंस को रिफ्यूट करने के लिए उसने व्याप्ति को रिफ्यूट करा, व्याप्ति को फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन से रिफ्यूट करा, फैलेसी ऑफ सर्किल से रिफ्यूट करा, व्याप्ति इज नेचुरल रिलेशनशिप, ऑल द नेचुरल रिलेशनशिप डिपेंड अपॉन द इन्फरेंस, इन्फरेंस itself डिपेंड अपॉन द व्याप्ति, फैलेसी ऑफ सर्कल, खत्म काम। व्याप्ति इज नॉट स्पेसिफिक रिलेशनशिप, ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट परसीव ए रिलेशन, वी कैन परसीव ऑब्जेक्ट, वी कैन परसीव आइदर स्मोक और फायर, वी कैन नॉट परसीव द रिलेशन। बिल्कुल आराम से अपनी भाषा में लिखो, पर भाषा मतलब थोड़ी सी आपको, जैसे चारवाका क्लेम्ड दैट ऐसे लिख सकते हो आप, चारवाका बिलीव दैट इस तरह का लिख सकते हो, है ना, चारवाका इन इट्स एपिस्टेमोलॉजी क्लेम दैट, इस तरह से आप लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, फिर फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इन्फरेंस डिपेंड अपॉन द व्याप्ति, व्याप्ति डिपेंड अपॉन द इन्फरेंस, इन्फरेंस तो इट इज हैविंग द फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस। फिर क्या लिख दोगे? फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस, व्याप्ति जो रिलेशनशिप होता है दैट इज बेस्ड अपॉन द पास्ट ऑब्जर्वेशन, और पास्ट ऑब्जर्वेशन भी किसी और पास्ट ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होगी, तो इट विल लीड्स टू अ फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। खत्म काम, रिफ्यूटेशन हो गया इन्फ्रेंस का। अब चारवाक को कैसे रिफ्यूट करा कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, इट इज सेल्फ इन्फ्रेंस इन डेली लाइफ, विदाउट इन्फ्रेंस डेली लाइफ इज नॉट पॉसिबल, इन्फ्रेंस इज द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द डेली लाइफ। परसेप्शन, वो मिराज वाला एग्जांपल लिख दो, परसेप्शन समटाइम परसेप्शन डिसीव, फॉर एग्जांपल मिराज वाला एग्जांपल लिख दो, इनके इन डेजर्ट एरियाज, ठीक है, we see water but water does not exist in the reality, ठीक है, तो we cannot believe in the perception as only valid source of knowledge। फिर हमको इन्फर करना पड़ेगा, इन्फर करना पड़ेगा कैसे? कि जब डेजर्ट होता है ना तो दूर ऐसे पानी दिखता है पर वो पानी होता नहीं है, समझ मारा? ये अनुमान हमको लगाना पड़ेगा, इसलिए वहां पानी नहीं है। चारवाक तो बोलेगा पानी है भाई, जाकर देख, जाकर देखता है, चारवाक को भी नहीं दिखता, इसलिए इन्फरेंस करना पड़ेगा, इसलिए और सोर्स ऑफ नॉलेज की रिक्वायर्ड है, ये तो जो दिख रहा होता उससे काम चल जाता। फिर हमने कहा, चारवाक ने कहा कि कंपैरिजन हमने पढ़ा, कंपैरिजन में क्या है कि कंपैरेटिव नॉलेज है, उसकी रिजेम्बलेंस के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह से पता लगा रहे हैं फाइनल नॉलेज को, और दैट सोर्स ऑफ नॉलेज इज नोन एज कंपैरिजन। चारवाक बोलता है कंपैरिजन इज नथिंग बट द परसेप्शन इटसेल्फ, दो स्पेस और टाइम में आपने परसेप्शन कर लिया। फिर हमने कहा चारवाक रियली में हमने सिर्फ परसेप्शन करा क्या भाई, इतना झूठ तो मत बोल, इसमें एक मेंटल कंपैरिजन भी इन्वॉल्व हुआ ना चारवाक, तो हाउ कंपैरिजन इज जस्ट अ परसेप्शन, ऐसे हमने इसको रिफ्यूट कर दिया। तो हम ये चीज रिफ्यूट कर चुके हैं, राइट, है ना, तो इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी, इन्फरेंस, कंपैरिजन कर गया, कितना छोटा, मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट का टॉपिक रहेगा रिवीजन करने में, एक बार तुमको समझ में आ जाएगा, आंसर राइटिंग लिख दोगे 5 मिनट में, 10 में से एक टॉपिक 5 मिनट में रिवाइज कर लिया आपने। पूरे इंडियन फिलोसफी 1-1.5 घंटे की हो गई, कितना छोटा कर दिया, 4 पार्ट में से एक पार्ट 1-1.5 घंटे का हो गया, 1 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो, और वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। 1 घंटे तो 1-1.5 घंटा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ जो आपको रियलिस्टिक लगे, जब आप प्रैक्टिस करने पे आओगे ना तो आधा घंटा हो जाएगा वो, आधे घंटे में एक इंडियन फिलोसफी खत्म तुम्हारी। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे आप बोलने लग जाओगे, 4-5 दिन में आप बोलने लग जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले देख लो भाई, देखकर, ऑब्वियसली इससे अच्छा ऑप्शन कहीं मिलेगा नहीं। हिस्ट्री में अकबर के बारे में पढ़ लिया, पूछ लिया बीरबल के बारे में, क्या करें, समझ नहीं आ रहा, पूरा पढ़ के गए थे सब, बीरबल, बीरबल 9 रत्न है अकबर के, सबके बारे में पढ़ के जाओ, ठीक है, तो दिक्कत यहाँ आ जाती है। हिस्ट्री में पता नहीं, हमें इसमें पता है, इसमें क्या पूछेगा वो, चारवाक में से क्या पूछेगा, खुद ही सोचो, एपिस्टेमोलॉजी चारवाक की पूछ सकता है, कह सकता है कि भाई चारवाक ने कैसे इन्फ्रेंस को रिफ्यूट करा, चारवाक ने कैसे कंपैरिजन को रिफ्यूट, व्हाट इज कंपैरिजन,
और ये एक्सप्लेन करो कि हाउ चार्वाका रिफ्यूटेड कंपैरिजन एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है ना। अब हम समझते हैं व्हाट इज टेस्टिमनी। टेस्टिमनी क्या होता है, that we have to understand first of all, or then we will explain how Charvaka refute testimony, and then we will explain that how we refute other philosopher refute Charvaka's refutation of testimony। चलो सर ये भी बताओ, इसमें भी कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। टेस्टिमनी टेस्टिमनी क्या होता है? टेस्टिमनी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं है कैसे प्रिपरेशन करनी है। इतने में आपने सोचा आप कैसे पता करूं, तो आप एक पर्सन के बारे में, पर्सन के पास गए, उसका प्रीलिम्स फेल था, ठीक है, पर उसने 3-4 साल का एक्सपीरियंस था। आपने उससे पूछा, उसने आपको कुछ कुछ बताया, ठीक है। वही इतने में आपको है ना, आप जा रहे थे रास्ते में, आपको टॉपर मिल गया, फर्स्ट रैंकर। आपने बोला सर 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 मुझको थोड़ा गाइड कर दो, इसने आपको कुछ बताया। तो इसकी बात और इसकी बात दोनों की उल्टी पड़ रही थी। ये कहता 5 किताबें पढ़, ये ऐसे बोला पहले वो 5 किताबें मत पढ़ लेना। तुम किसकी बात मानोगे? तुम इसकी बात मानोगे, तुमको इससे जो होगी वो नॉलेज आ जाएगी। समझ में आ रहा है? बिकॉज आपको लग रहा है ये अथेंटिक बीइंग है, अथेंटिक बीइंग। तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमको नॉलेज कैसे आती है, जब एक अथेंटिक बीइंग आपको बता दे तो आपको नॉलेज आ जाएगी। एक ये भी तो सोर्स हो सकता है। जैसे अनुज ने कहा सर मैं चारवाक को बता दूं कि 500 मीटर दूर क्या है, मैदान है एक। अगर तुम अथेंटिक बीइंग हो चारवाक की नजर में, तो चारवाक को मान लेना चाहिए, पर चारवाक फिर भी नहीं मानेगा, क्योंकि ये जो नॉलेज है दैट इज कमिंग फ्रॉम द टेस्टिमनी। अच्छा, मैंने आपको समझाया। देखो अब यहां पर देख लो ना, अपन को चारवाक वारवाक पे जाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको समझाया कि चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी बच्चों ये होती है कि चारवाक का claim that perception is the only valid source of knowledge and he refuted other source of knowledge like inference, comparison, testimony। ये एक नॉलेज आपको आ गई ना, आप मान भी लिए, मान लिए ना आप कि हाँ सर ये सही है। कैसे मान लिया आप? क्योंकि मैंने आपको बोला और आपने मान लिया, क्योंकि आप मुझे अथेंटिक बीइंग मानकर यहां पर बैठे। समझ में आ रहा है? तो कभी कभार नॉलेज डायरेक्टली किसी और से आ जाती है। अगर वो पर्सन अथेंटिक बीइंग है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो हमको नॉलेज उससे अटेंड हो सकती है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज ही हो गया ना, टेस्टिमनी। अच्छा, मान लो कोई और बोल रहा होता, चारवाका बिलीव दैट परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसका ना फिलोसफी ऑप्शनल है, ना आपको उस पर ट्रस्ट है, ना उसने कभी फिलोसफी की, तो आप उसको क्या करते? उसको नहीं मानते ना। वो टेस्टिमनी नहीं होती फिर आपके लिए। टेस्टिमनी इज मतलब टेस्टिमनी सोर्स ऑफ नॉलेज इन विच नॉलेज इज अटेन्ड थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ सम ट्रस्टवर्दी पर्सन। ठीक है, हम कहें तुमको भगवान शिव बड़ा अथेंटिक है ना, तुमको ऐसे लगता है कि लॉर्ड शिवा इज वेरी अथेंटिक, बहुत बिलीव करते हो तुम उसको, और आपसे कोई कोई कह दे लॉर्ड शिवा के शिव सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप उसको मान लोगे। ऐसा होता होगा। आप वेद पे बहुत बिलीव करते हैं, आपके ऊपर, आपके अंदर वेद के प्रति एक तरह से अनडाउटेबल ट्रस्ट है आपको वेद, तो वेद पे जो लिखा है आप मान लोगे। दिस इज टेस्टिमनी। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो टेस्टिमनी क्या है? ये एक तरह से सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया, जिसके अंदर हमको नॉलेज जो है किसी की बोलने से आ रही, किसी कोई बोल रहा है और आप इसको समझ रहे हो, कहीं लिखा हुआ है और आपने उसको मान लिया। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? अच्छा, आ रहा है तो आप लिखेंगे एक बार चैट सेक्शन पे, हाँ सर समझ में आ गया, टेस्टिमनी क्या है।
ठीक है, मनोज को समझ में आ गया। व्हाट अबाउट द फरिया, चलो अनुज को आ गया, अंजलि, संध्या, श्रुति। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, तो चार्वाका क्या को समझने, अब चार्वाका इस चीज को रिफ्यूट करे, और इसको देखते हैं चार्वाका कैसे रिफ्यूट करता है, फिर सब मजा आएगा। फिर हम देखेंगे चार्वाका को रिफ्यूट कैसे करेंगे। Testimony is source of knowledge in which knowledge is attained through the statement of a trustworthy person, as simple as that। जैसे आपको वेद पे बिलीव है, वेद के अंदर जो लिखा हुआ है वो आप फॉलो करने लग गए। और जो है रिलीजियस बीइंग जो है वो इसी तरह तो अपने आपके अंदर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट डालता है कि हाँ भाई इस रिलीजन में ऐसा, हमारे रिलीजन में ऐसा लिखा है, तो ये इनका मोरल बन जाता है, ये इसकी एथिकल वैल्यू सिस्टम बन गई, एथिक्स बन गया सोसाइटी के अंदर। ऐसे ही तो करते हैं। चारवाक को इस चीज से बड़े परेशान है। चारवाक कहता है यार ये वेद वेद क्या, ये वेद वेद करते रहते हैं, है ना, वेद की नॉलेज ये मानकर बैठ जाते हैं। तभी तो सुपरस्टिशन, डॉगमा और ये सब चीजें होती हैं, जो इसमें लिखना का है ना वो अल्टीमेट ट्रूथ है, ऐसे मानकर चल जाते हैं। तो चारवाक से कहेंगे कि चारवाक देखो ये जो नॉलेज आई ना हमको टेस्टमनी से आई। चारवाक बोलता है कि भाई टेस्टमनी, इसको भी रिफ्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को तो परसेप्शन इज ओनली वन। तो बोलता है ये टेस्टमनी भी मेरा ही भाई है। कैसे? टेस्टमनी की नॉलेज आपके पास कैसे है? आइदर ऑडिबिलिटी से, आपको किसी ने बोला आपने सुना, या फिर विजिबिलिटी से, आपने वेद को पढ़ा, आंखों से पढ़ा, कानों से सुना। तो इट इज नथिंग बट द परसेप्शन ओनली। चारवाक क्या बोल रहा है? चारवाक कैसे बोल रहा है, रिफ्यूट ऐसे कर रहा है कि चारवाक ने ऐसे कहा है कि टेस्टिमनी इज नथिंग बट द परसेप्शन ओनली, बिकॉज इन टेस्टिमनी यू अटेन द नॉलेज आइदर थ्रू द ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी। ऑडिबिलिटी मतलब क्या है? कानों से सुन रहे हो। विजिबिलिटी क्या है? आंखों से देख रहे हो। तो ये तो मेरा ही भाई है, ये तो परसेप्शन ही है। टेस्टिमनी इज नथिंग बट द परसेप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चारवाक कंसीडर, जैसे चारवाक ने कंपैरिजन को टेस्ट एक तरह से परसेप्शन बनाने की कोशिश करी थी, वैसे ही चारवाक ने कहा टेस्टिमनी टू एज द परसेप्शन ओनली बाय स्टेटिंग दैट द नॉलेज टेस्टिफाई बाय एन ऑथेंटिक पर्सन इज आइदर अटेन्ड थ्रू द ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू चारवाक, ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी आर द फॉर्म ऑफ परसेप्शन एंड नॉट इंडिपेंडेंट प्रमाण। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एनीबॉडी इज एनी डाउट प्लीज आस्क। सर बात तो चारवाक की भी ठीक ही लग रही है ना भाई। चारवाक बोलता है अरे भाई तुम वेद की नॉलेज के ऊपर बात करो कि वेद में जो लिखा है सही है। चारवाक से बोला देखो वेद की नॉलेज हम इसमें मानते हैं। अरे वेद में तो कहीं लिख रखा है मूर्ति पूजा करना सही है, कहीं लिख रखा है मूर्ति पूजा करना गलत है। वेद की तो तुम बात ही छोड़ दो। चारवाक कैसे बोलते हैं वेदा की, वेद के अंदर जो बात लिख रखी है, कोई रिलीजियस टेक्स्ट में कभी कोई बात लिख देते, कभी कोई बात, उसी बात को काट देते हैं। तो ये तो सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी एक नॉलेज है, सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी नॉलेज है। अरे भाई टेस्टिमनी कुछ नहीं है। अगर टेस्टिमनी आप बोल रहे हैं टेस्टिमनी कुछ नहीं है, इट इज जस्ट लाइक ए परसेप्शन। चारवाक बोल रहा है तेरे को सुनाई नहीं दे रहा, टेस्टिमनी कुछ नहीं है, परसेप्शन। बोले सुनाई दे रहा है, अभी मैं सुन रहा हूँ, अभी तो बोल ले एक बार, फिर तेरे को काटते हैं हम बैठकर। अब बताओ बच्चों, इज दिस क्लियर? अब कोई बच्चा ट्राई करेगा कि हम कैसे इसको रिफ्यूट करेंगे चारवाक को। सोच के देखो, कर दोगे? सोचोगे तो थोड़ा आ जाएगा समझ में। चारवाक को हम कैसे रिफ्यूट कर पाएंगे बच्चों? कल आपका चारवाक टॉपिक खत्म है ना। कल आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं आपके बुकलेट के, और जो भी आपको वीकली टेस्ट में दिए जाएंगे। कोई बताएगा, कोई ट्राई करना चाहेगा?
अब आपको टेस्टिमनी को एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज बताना है, तो कैसे बताओगे? यस अनुज प्लीज। सर ये मतलब जो भी अपनी आंखों से देखता है ना सिर्फ उसी पे ट्रस्ट करता है, तो मतलब ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। जो जो देख रहा है और जो जिसने बोला कि भाई आप टेस्टिमनी में क्या कर रहे हो, देख रहे हो या फिर सुन रहे हो, तो वो दोनों ही परसेप्शन ही So, है। so how to assume that person is trustworthy? वेरी गुड, दिस इज द थिंग कि भाई देख तो आप उसको भी रहे थे जो कि प्रीलिम्स फेल था, उससे तो आपने नहीं मानी बात, सुन तो आप उसको भी रहे थे। समझ में आ रहा है? तो सुनने भर से तो काम नहीं चल रहा है ना। समझ में आ रहा है? वेरी गुड मोनिका, सुनने भर से तो काम नहीं चल रहा है। एक ट्रस्ट वर्दीनेस इज ऑल्सो देयर, क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मान लो क्रेडिबिलिटी है पर्सन की, तभी तो जाकर भाई परसेप्शन तो सिर्फ सुनना है ना, ऐसे तो कोई भी तुमको बोल देगा। आपको किसी एक पर्सन ने बोला था ना चार वाक का बारे में, आपने तो नहीं मानी थी उसके बाद, बोले तेरे को क्या पता चार वाक के बारे में, ऐसे गप मार रहे। मैंने बोला तो आपने मान ली। क्रेडिबिलिटी भी तो कोई चीज होती है। सुनना तो मतलब मेयर परसेप्शन कर लिया आपने, सुन लिया तो आपने किसी हर किसी की बात थोड़ी ना मान लेते हो तुम। जो ऑथेंटिक पर्सन होता है उसकी बात मानते हो। और जब बात मान ली मतलब नॉलेज गेन कर ली उससे, तो नॉलेज गेन करने के बीच में क्या है, एक क्रेडिबिलिटी है ना, सिर्फ सेंसेशन नहीं है ना कि आपने सिर्फ सुना और आपने मान लिया, नहीं, उसके अंदर एक क्रेडिबिलिटी वाला एलिमेंट भी है। तो चार वाक का परसेप्शन तो ऐसा है, सुना और तुम मान लिए, ऐसा थोड़ी ना होता, सुना प्लस क्रेडिबिलिटी फिर माना। ठीक है, बिल्कुल सही बात हुआ। चलो मनुष्य तो मतलब उसको सोचना, दिमाग काम करने लग गया उसका, तो समझ में आ रहा है? ऐसे आपका दिमाग काम, सर पता है अब ये क्विज ही तो है, बताओ ऐसा हो गया, अब बताओ कैसे होगा, पजल ही तो सॉल्व कर रहे हो। और एक बार पजल सॉल्व कर दे तो उसका तरीका पता चल गया ना, अब पजल सॉल्व कर दिए तो एग्जाम में तो वापस कर ही सकते हो, वैसे के वैसे पजल आए तो। टेस्टिमनी के बारे में है, हाउ चारवा का रिफ्यूटेड टेस्टिमनी, पेपर तो आउट ही है ना फिलोसफी का। तो चारवाका considered testimony to as the perception only by stating that knowledge testified by authentic person is either attained through the audibility and visibility. According to Charvaka, audibility and visibility are the form of the perception and not independent praman. तो फिर न्याय फिलोसफी इसके अंदर बोलेगी टेस्टिमनी इज इंडिपेंडेंट एंड वैलिड प्रमाण डिस्टिंक्ट फ्रॉम द परसेप्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स semantic understanding and credibility of the speaker also, not just auditory sensation. राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर मीमांसा ने भी कुछ बोला है, वेदांता ने भी कुछ बोला है, पर अभी आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको ये चीज समझ में, परसेप्शन कैन नॉट रियल, ब्रह्म आपको नहीं पता, मोक्ष नहीं पता अभी आपको, है ना ये चीज। प्लस इसके ऊपर मीमांसा ने भी बोला है अपरुष्य, उसके अंदर कुछ बोला है, ठीक है, ऑथरलेस। जो वेद को उन्होंने क्या करा, एक तरह से वेद को बचाने की कोशिश करी कि वेद तो ऑथरलेस है, वेद तो गॉड के द्वारा लिखा गया है, राइट, इस तरह से। तो वो चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी, तो वो आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पर इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो बच्चों आप यहाँ पर देखो इपिस्टेमोलॉजी कंप्लीट हो गई, कितना इजी था। अब हमको इसको इपिस्टेमोलॉजी को यूज करते हुए मेटाफिजिक्स को पढ़ना है, राइट। ये मेटाफिजिक्स हम कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। तो कल आपकी इपिस्टेमोलॉजी और इसकी मेटाफिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक टॉपिक रहता है चारवाक के अंदर 10 मिनट का, दैट इज एथिक्स ऑफ चारवाक। चारवाक के भी एथिक्स है, वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है आज की क्लास में, प्लीज आस्क। यहाँ पे नहीं पूछते मैसेज पे पूछ लो, मैसेज पे नहीं पूछ पा रहे फोन करके पूछ लो, फोन नहीं कर पा रहे मेल कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ो। ये तो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट इसलिए पढ़ा देता हूँ फिलोसफी, मेरे को बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में, है ना। मैं अगर इसको पढ़ा के रिफ्रेश हो जाता हूँ, जैसे थका हुआ रहता हूँ तो इसको पढ़ा दिया तो मेरे को एक तरह से रिफ्रेश फील होता है। लॉजिक है ना, दिमाग वर्क करने लग गया।
ठीक है, और आपको भी नहीं पता चला होगा कि आप 2 घंटे से ऊपर हो गए पढ़ते पढ़ते, है ना, 2 घंटे से ऊपर हो गए, जबकि अपन तो एक वर्चुअल सोर्स से पढ़ मतलब वर्चुअल मीडियम में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपके सामने भी नहीं हूँ। यही नॉलेज का खेल है बच्चों, दिस इज द नॉलेज। सुन रहा है, और दिमाग चलने लग गया है। अब आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ो, देखो कितना अच्छे समझ में आएगा वो सब्जेक्ट। लॉजिक क्रिएट हो गया ना दिमाग के अंदर, यार इसने ऐसे बोला तो ऐसे हुआ, ऐसे बोला तो ऐसे हुआ। अब दिस लॉजिक विल हेल्प यू इन अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। इंटेलिजेंस ही तो डेवलप करनी है। इंटेलिजेंस इज व्हाट, टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बिल्कुल थ्योरम, बिल्कुल सही बोला है मनोज, बिल्कुल सही बोल रहा है, थ्योरम टाइप है सर ये तो सोच के देखो, आपका पेपर तो आपको पता है ये क्वेश्चन आएगा, इसमें LHS इज इक्वल टू RHS करना है। मैथमेटिक्स ये इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के साथ मैथमेटिक्स आपको इतना फायदा नहीं देगी GS पेपर में, ये आपका पूरा GS पेपर का एंगल बदल के रख देगी फिलॉसफी। बहुत फायदा होगा इससे, समझ में आ रहा है? ठीक है, वो तो आपको खुद को भी पता चल रहा है, आप खुद को भी समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी, राइट। मैं चाहता हूँ आप अपना टाइम ले, खुद के अंदर से रियलाइजेशन हो कि हाँ भाई ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ठीक है भाई अपने लिए, तभी जाकर आप ऑप्ट करें। ठीक है, उससे पहले ना तो मैं आपको फीस डिपॉजिट कराने कह रहा हूँ, ना आपको कुछ ऐसा कह रहा हूँ कि भाई आपको कोई फोर्सफुली मैं कर रहा हूँ। मैं तो आपको जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट का नेचर आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद यू आर बाई योर ओन, आप ही अपने सबसे बेस्ट डिसीजन मेकर है। मेरे कहने से कुछ मत करो, समझ में आ रहा है? ये डिसीजन जो होते हैं ना ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो आपको ही डिसाइड करना है। हाँ, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि आई एम अवेलेबल फॉर यू। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, कभी भी तुम फोन करो, कभी भी ये करो, कॉपी तुम्हारी चेक होंगी, टाइमली सब कुछ होगा, सब काम होगा, ये इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि फिलोसफी एज ए ऑप्शनल मैं तुमको बेस्ट पढ़ा दूंगा, आंसर राइटिंग तुम्हारी बेस्ट कर दूंगा, अगर तुम मेरे कहने अनुसार चलोगे तो 280+ मार्क्स तुमको दिला दूंगा मैं फिलोसफी 3 महीने के अंदर। उसके बाद तुम्हारी प्रिपरेशन के ऊपर है कितना तुम रिवीजन करते हो। 280 मार्क्स तो हमारे मिनिमम मार्क्स है फिलोसफी के अंदर, क्योंकि हमें क्वेश्चन पता है। मैं ये चीज PSIR या हिस्ट्री ऑप्शनल या फिर साइकोलॉजी पढ़ा रहा होता तो उसमें नहीं बोल सकता था, सोशलॉजी पढ़ा रहा होता उसमें नहीं बोल सकता था। उसमें मैं बोलता यार मेरे को नहीं पता, मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आएगा क्वेश्चन तो देख लेना, नहीं तो नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्योंकि उसमें डीप नॉलेज पूछ रहे हैं ना, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने ये करंट अफेयर पढ़ा, दूसरी चीज आ गई। इसमें तो सब कुछ पहले से डिफाइंड है कि वो ज्यादा से ज्यादा एपिस्टेमोलॉजी पूछेगा, मेटाफिजिक्स पूछेगा, एथिक्स पूछ लेगा, 3 टॉपिक है, तीनों पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह को आपको थोड़ा सा आपको भी समझना होगा कि ये भाई ये सब्जेक्ट इस तरह से क्या ये हमारे लिए ठीक है। ठीक है, तो बढ़िया है। हाँ, ये मैं आपको जो जो मैंने आपको बातें बोली वो 100% करेक्ट। GS पेपर में बहुत काम आने वाला है आपको। आप अभी एक एक्सपेरिमेंट करो, 2 घंटे पढ़ लिए, दिमाग थक गया होगा आपको, ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि दिमाग की तो दिमाग का खाना हो गया ये, लॉजिक दे दिया भाई दिमाग को, और क्या चाहिए। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो, देखो कितने अटेंटिव होके पढ़ोगे। देखो एक बार पढ़कर देखना, एक कोई कोई ऐसी चीज पढ़ के देखना जो तुमको समझ में नहीं आ रही। अब देखो तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। ये तो वो चीज है जो कि आपके दिख नहीं रही है, ये आपको परसीव नहीं हो रही है, ये इंफरेंस से ही आपको आएगा, करके देखोगे जब। कुछ चीजें हैं जो कि परसीव हो रही है कि हाँ फिलोसफी GS पेपर 1 2 3 में यहाँ यहाँ काम आ रही है, ऐसे राइटिंग में काम आ रही है, वो बताएंगे आपको। मेटेरियलिज्म का कोई भी डायमेंशन आ जाएगा तो अब हम मेटेरियलिज्म, अभी जब ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तब हम समझ पाएंगे मेटेरियलिज्म होता क्या है। कोई थीम आ गया डिटैचमेंट का, कोई थीम आ गया, उस तरह का आप समझ पाएंगे। ये आपको इसमें देखना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मैं आपको अभी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चंस चेक करके मैं आपको देता हूँ, अभी प्रिंट आउट निकाल कर फिर चेक करने पड़ेंगे, बिकॉज ये अभी ऑनलाइन में चेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।